हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज की क्लास के अंदर हमें एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना है। अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर 3 कॉन्सेप्ट रह गए हैं। आज पूरी क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, शेयर इशू। कॉन्सेप्ट का नाम है शेयर इशू फॉर कंसीडरेशन। शेयर इशू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अभी तक दोस्तों हम ये पढ़ रहे थे कि भाई शेयर को इशू करा गया है। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि शेयर को इशू करा गया है और बदले में हमारे पास आया है कैश। पर अब हम ये पढ़ेंगे कि शेयर इशू तो कर रहे हैं पर कैश नहीं आ रहा, कैश के बदले में कुछ आ रहा है। सर क्या आ रहा है फिर कैश के बदले में? चलिए इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं और फिर आगे इसकी चर्चा करते हैं। अ कंपनी में इशू शेयर फॉर कंसीडरेशन। कंपनी में इशू शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, such as against purchase of an assets against purchase of an asset or purchase of business or service taken. Assets, business, सर्विस टेकन। 3 कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, एसेट, बिजनेस और सर्विस टेकन। परचेज ऑफ बिजनेस और एसेट्स और सर्विस टेकन एंड इशू ऑफ शेयर आर 2 सेपरेट ट्रांजैक्शन। जर्नल एंट्री will be discussed in next page। पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया अभी तक हम पैसा ले रहे थे, हम तो अपने शेयर इशू कर रही थी कंपनी और कंपनी शेयर के बदले में ले रही थी पैसा। अब कंपनी शेयर के बदले में पैसा नहीं लेगी, पैसे के अलावा कुछ ले सकती है। क्या ले सकती है? कंपनी किसी शेयर होल्डर से बोलती है कि भैया आप हमारी कितने शेयर खरीदना चाहते हैं? वो कह रहा है जी मैं आपके 1 लाख रुपए के शेयर खरीदना चाहता हूँ। तो हमने कहा देखो 1 लाख के शेयर तो आपको देंगे पर बदले में आपसे कुछ और लेंगे। कह रहा जी कैश तो मेरे पे है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कैश नहीं है तो बदले में क्या आप दे सकते हैं? उसने कहा सर मेरे पे एक एसेट पड़ी है, मेरी एक लैंड है, आज उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। चल लेट सपोज कि कंपनी के शेयर उसने 10 लाख के खरीदे। उसने कहा भाई मेरी एक लैंड है, उसकी 10 लाख रुपए वैल्यू है। कंपनी ने देखा कि यार एक लैंड इसके पास पड़ी है, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए की है और ये हमसे 10 लाख के शेयर मांग रहा है, क्या ये लैंड हमारे काम आ सकती है? अगर कंपनी को ये लगता है कि हाँ ये एसेट जो इसके पास पड़ी है वो हमारे काम आ सकती है, तो कंपनी उससे वो एसेट खरीद लेगी और बदले में पैसा ना देकर शेयर दे देगी। इसको कहते हैं परचेज ऑन एफ एसेट। क्या कहते हैं जी? परचेज ऑन एफ एसेट।
एक मिनट हो गया, क्या कहते हैं दोस्तों, परचेज ऑफ एन एसेट। तो मतलब किसी शेयर होल्डर से उसकी एसेट ले लेते हैं और बदले में शेयर उसको अलॉट कर देते हैं। इससे कंपनी का बेनिफिट हो जाता है, कंपनी को पैसे की जगह एसेट आ जाता है, और उसको एसेट जो उसने बेची हमें उसकी जगह पर उसको क्या मिल जाता है, कैश ना मिलकर शेयर मिल जाते हैं कंपनी के। इसको परचेज ऑफ एन एसेट कहा जाता है, बड़ा सिंपल सा मतलब। अब दूसरी कहानी ये है कि मान लो एक शेयर होल्डर है, वो कंपनी के पास आता है, कहता है कंपनी भैया मुझे आपके 50 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं। हमने कहा लाओ 50 लाख रुपए निकालो, आपको शेयर दे देंगे। उसने कहा नहीं भैया 50 लाख नहीं है, मेरे पे एक बिजनेस है, उसकी नेटवर्थ 50 लाख रुपए है, मतलब वो बिजनेस की पूरी वैल्यूएशन अगर करूं तो 50 लाख रुपए आती है। कहा कि सर आप मेरा बिजनेस खरीद लो और बदले में आपकी कंपनी के शेयर दे दो। कंपनी इस तरीके से भी शेयर खरीद सकती है, कंपनी अपने शेयर अलॉट कर सकती है उस शेयर होल्डर के, और बदले में उससे कैश न लेकर उससे बिजनेस एक्वायर कर सकती है। यह है अदर देन कैश वाला कॉन्सेप्ट। तो साथ के साथ बिजनेस भी खरीदा जा सकता है। अब कई बार ऐसा होता है किसी शेयर होल्डर या किसी कंपनी के ऑनर से हम कई बार क्या लेते हैं, अपनी सर्विसेज ले लेते हैं। मान लो हमारी कंपनी का ऑनर है, उसको बोलते हैं प्रमोटर्स, ठीक है, कंपनी के प्रमोटर्स है। अब प्रमोटर से कंपनी ने सर्विस ली, प्रमोटर कह रहा है जी मैंने आपको सर्विस दी, बदले में पैसे दो, कह रहा है जी पैसे नहीं, आप हमारी कंपनी के शेयर ले लो। तो सर्विस जब हम लेते हैं किसी पर्सन से और बदले में उसको शेयर दे देते हैं, उसको सर्विस टेकन कहा जाता है। तो हम तीन चीज के बदले में शेयर अलॉट कर सकते हैं। या तो हम किसी शेयर होल्डर की एसेट खरीद ले, उसके बदले में शेयर दे दे, या तो हम किसी शेयर होल्डर का उसका बिजनेस खरीद ले, उसके बदले में शेयर दे दे, या एसेट और बिजनेस ना परचेज करके, कोई एसेट लायबिलिटी ना खरीद के हम उस कंपनी के किसी शेयर होल्डर से सर्विस ले और उसके बदले में कैश न देकर उसको शेयर अलॉट कर दे। तो तीन तरीकों से शेयर अलॉट किए जा सकते हैं, शेयर इशू करे जा सकते हैं, अगर वो कैश में ना देकर अदर देन कैश हो तो। इसको कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी शेयर दे रही है तो बदले में कैश के अलावा कुछ ना कुछ लेगी, कैश नहीं ले रही तो उसके अलावा कुछ ना कुछ लेगी। अगर आप कैश दे रहे हो तो फिर इस कहानी पे नहीं आते, इधर हम कोई भी बात नहीं करेंगे कैश की, पैसा नहीं आएगा, इधर पैसे के अलावा बहुत कुछ आएगा। क्लियर हो गया जी कॉन्सेप्ट। चलिए, तो इसने कहा कि देखिए इन सब की एक दो सेपरेट एंट्री हमें करनी होती है, टू सेपरेट एंट्री हमें करनी होती है, और वो दो सेपरेट एंट्री हम अपनी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट है, एक तो कंपनी शेयर देने के बदले में शेयर होल्डर की एसेट बाई कर सकता है, उसका बिजनेस खरीद सकता है, या उससे सर्विसेज ले सकता है। तीन तरीके हैं हमारे पास, राइट। चलिए, पहला तरीका परचेज ऑफ एन एसेट, परचेज ऑफ एन एसेट। ठीक है जी, ये होगी पहली एंट्री, परचेज ऑफ एन एसेट। ठीक है, अब पहली एंट्री क्या होगी, देखिए कंपनी ने क्या दिया, अपने शेयर दिए, और बदले में कंपनी के पास क्या आया, एसेट। मैं अकाउंटिंग किसकी बुक में कर रहा हूं, कंपनी के बुक में कर रहा हूं, तो कंपनी के पास क्या आ रहा और क्या जा रहा है ये देखना है आपको। तो हमारी कंपनी है, हमारे पास एक शेयर होल्डर है, हमने उससे कहा कि भैया आप हमें क्या दे रहे हो, एसेट दे रहा है, और बदले में उसको क्या इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। तो हम एज अ कंपनी हमारे पास क्या आया, एसेट आया। तो एसेट का आना क्या होता है, डेबिट होता है। इसको लिखेंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, डेबिट टू, क्या सीधा सीधा लिख दूं शेयर अलॉट, सीधा सीधा लिख दूं शेयर एप्लीकेशन, सीधा सीधा शेयर कैपिटल लिख दूं, नहीं सर, इधर एंट्री थोड़ी डिफरेंट होती है। क्या होता है, लॉजिक समझ लो। सबसे पहले मैं कहूंगा कि मेरे पास आई एसेट, और ये एसेट कौन किसने दिया, तो उसको बोलते हैं वेंडर। क्या देते हैं, वेंडर। वेंडर वो पर्सन होता है जिससे हम एसेट खरीदते हैं और बदले में अभी उसको कुछ पे नहीं करते। अभी तो मैंने शेयर होल्डर से क्या खरीदा, जो पर्सन हमारा शेयर खरीदना चाहता है उससे मैंने क्या लिया, अभी एसेट ली है, उससे मैंने अपनी एसेट ली है। एसेट मैंने ली है, बदले में अभी मैंने उसको शेयर नहीं दिए, तो जब तक मैं उसको शेयर नहीं देता तब तक वो मेरा वेंडर माना जाता है। सर वेंडर और क्रेडिटर में डिफरेंस क्या होता है, दोनों ही लायबिलिटी होती है हमारी, दोनों लायबिलिटी होती है, और फर्क यह होता है कि जब मैं किसी से उधार पर गुड्स लेता हूं तो वो पर्सन मेरा क्रेडिटर बन जाता है, और जब मैं उधार पर किसी से एसेट लेता हूं तो वो पर्सन मेरा वेंडर बन जाता है। फर्क इतना ही है, बस फर्क क्या है, टर्मिनोलॉजी का। अगर मैं गुड्स उधार पे लूंगा
तो वो पर्सन को जो लाइबिलिटी मेरी जनरेट होगी, जिसको मुझे पैसा देना, वो मेरा क्रेडिटर माना जाएगा। गुड्स के केस में क्रेडिटर होता है और एसेट उधार पे लेने के केस में होता है वेंडर। पर दोस्तों यहाँ पर कोई एसेट उधार पे तो नहीं ली, यहाँ पर हम उसके बदले में शेयर देंगे। तो जब तक जिस दौरान आपने शेयर अलॉट नहीं करे, फॉर एग्जाम्पल कि 1 जनवरी को आपने एसेट ले ली, अब शेयर अलॉट करोगे 30 जनवरी तक, तो 30 जनवरी तक तो आपने कुछ नहीं करा ना। अब ड्यूरिंग 30 दिन के लिए आपने एसेट ले ली, बदले में कुछ नहीं दिया, तब तक के लिए हम उसको लायबिलिटी मानते हैं। हाँ, ये एक टेम्परेरी लायबिलिटी होती है, जैसे ही मैं उसको शेयर अलॉट करूंगा लायबिलिटी खत्म। समझ में आया? तो पहली एंट्री होती है कि हम क्या मानेंगे, हम एसेट आ जाएगी हमारे पास और हम टेम्परेरी लायबिलिटी मानते इन नेम ऑफ वेंडर। वेंडर का नाम क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है सर, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये है एसेट। एसेट का बढ़ना क्या होता है दोस्तों, एसेट का बढ़ना होता है डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और ये सब टेम्परेरी लायबिलिटी है। टेम्परेरी लायबिलिटी क्या है, जब तक मैं इसको शेयर इशू नहीं कर रहा तब तक ये लायबिलिटी मानूंगा कि हाँ वेंडर को मेरी लायबिलिटी है कि वेंडर को मुझे शेयर देने, शेयर देने की लायबिलिटी, ऐसा समझो। ये क्या है, शेयर देने की। अब अगली एंट्री में क्या होगा, हम शेयर दे देंगे। अब जब हम शेयर दे देंगे तो यहाँ पर वेंडर जो है हमारी लायबिलिटी, उसको जब शेयर दे दिए तो अब उसकी लायबिलिटी को खत्म कर देंगे अपनी बुक से कि हाँ हमारी लायबिलिटी थी शेयर देने की ना, अब हमने शेयर दे दिए तो हमारी अपनी टेम्परेरी लायबिलिटी खत्म कर दें। जब भी मैं आपको एंट्री कराता हूँ, तो आपको हर एंट्री के पीछे लॉजिक देता हूँ कि हाँ भाई मैंने एंट्री डेबिट क्यों करी, क्रेडिट क्यों करी। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेसिक अच्छा कर सकता है। अब सर यहाँ क्या लिखूं, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर्ड का यूज यहाँ नहीं करते, वो वहां यूज करते हैं जहां पर हमें कैश आता है। यहाँ पर कैश नहीं आ रहा, यहाँ ना शेयर एप्लीकेशन ना अलॉटमेंट। यहाँ पर क्या करते हैं, सीधी सीधी हम अपनी लायबिलिटी मानते हैं शेयर कैपिटल में। तो क्या करा हमने कहा कि एक काम करो कि पहले आप एप्लीकेशन लोगे, फिर उसको ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट में, डायरेक्ट ट्रांसफर करो। हमने कहा एसेट आई, हमने शेयर अलॉट करे, हमारी लायबिलिटी बन गई, शेयर कैपिटल में गया। क्लियर हो गया जी? तो हमने एक परमानेंट लायबिलिटी मान ली। क्या मान ली, परमानेंट लायबिलिटी, इसको बोलते हैं परमानेंट लायबिलिटी। हाँ, वैसे एंट्री क्या होती है ये बताना, वैसे एंट्री क्या होती है, अरे हमारे शेयर होल्डर आ गया ना। अब इन केस ऑफ वाइंड अप, जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तो जितने की एसेट हमने उससे खरीदी होगी, मतलब जितना उसने शेयर लिया होगा हमसे एसेट के बदले में, उतना पैसा उसको वापस करना होगा ना वाइंड अप के टाइम पे, तो लायबिलिटी तो जनरेट करूंगा। सर अकाउंट का रूल है, जितनी एसेट होगी उतनी ही लायबिलिटी होगी, तो आपने जितने की एसेट खरीदी उतने की आपकी लायबिलिटी भी जनरेट होगी। हाँ, ये शेयर कैपिटल का मतलब ये समझो कि हमने इसके बदले में शेयर अलॉट करे इतने रुपए की। होप आपको समझ में आ गया। और क्या करते हैं जरा बताना, जब आप लमसम में लेते थे तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन और एंड अलॉटमेंट, ये होती थी ना, और फिर शेयर एप्लीकेशन टेम्परेरी लायबिलिटी को खत्म कर देते थे और डाल देते थे शेयर कैपिटल में। देखो ये कट गया, बैंक टू शेयर कैपिटल आ गया, आया वही पर 2 एंट्री में कराए। सिमिलरली हमने भी वही 2 एंट्री में कराए, बैंक ना आकर के आ गया एसेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां भी तो एसेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देखो एसेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दिख रहा है आपको? तो यहां पर आया वही पर 2 एंट्री में आया, वहां पर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का यूज करते हैं, यहां पर वेंडर का यूज करा जाता है। एंट्री सीधी सेम है, बस टर्मिनोलॉजी का फर्क है। क्लियर है सर ये वाला? अच्छा एक बात और, यहां पर कहानी ये आती है कि आपने जो शेयर अलॉट करे, हो सकता है वो पार पे करे और हो सकता है वो प्रीमियम पे करे। प्रीमियम के केस में एंट्री क्या होगी, तो अगर प्रीमियम के केस में एंट्री बताओ तो यहां पर एक वर्ड और जुड़ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो दूसरी एंट्री हो सकता है पहली के बाद दूसरी ये हो, प्रीमियम वाली हो सकता है पहली के बाद दूसरी ये हो, तो दूसरी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम होता है तो टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और आपको पता है प्रीमियम हमेशा कहां पर होता है, हमेशा कैपिटल के साथ होता है। ठीक है ना, वही सारी कहानी टेढ़ा हो जाता है मेरे से। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वही टेम्परेरी लायबिलिटी यहां पर हमने खत्म करी, यहां परमानेंट लायबिलिटी बना ली, और सिक्योरिटी मेरी प्रीमियम मेरी इनकम है, इनकम होगा ना करेक्ट। तो या तो पहली एंट्री के बाद ये होगा एट पार वाला केस, या पहली एंट्री के बाद प्रीमियम वाला केस होगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ये वही कहानी कि जब मैं एसेट खरीदता हूं। सिमिलरली अब हम दूसरे देखते हैं
कि जब हम बिजनेस खरीदते हैं, तो अगर मैं शेयर के बदले में उसका बिजनेस बाई कर रहा हूं, तो उस केस के अंदर क्या एंट्री होगी। जब हम बात करते हैं ना बिजनेस खरीदने की, तो दोस्तों बिजनेस खरीदने में जब हम बात करते हैं तो बिजनेस खरीदा कैसे जाता है, बिजनेस की एसेट और लायबिलिटी को खरीदना मींस बिजनेस खरीदना। आपका बिजनेस अगर मैं खरीदूंगा तो मैं ये बोलूंगा आपसे कि भैया लाओ अपनी एसेट मुझे दे दो, पर लायबिलिटी आप ही चुकाओ। कह रहा भाई पागल हो क्या, एसेट एसेट दे दूंगा लायबिलिटी मैं चुकाऊं, फिर क्या फायदा हुआ बिजनेस खरीदने का। बिजनेस खरीदने का मतलब है, बिजनेस बेचने का मतलब है कि हाँ मैं अपनी एसेट तो बेच रहा हूं, साथ में लायबिलिटी भी दूंगा। भाई ये बिजनेस खरीद रहे हो तो मेरी लायबिलिटी भी आपकी हुई, अगर एसेट आपकी तो लायबिलिटी भी आपकी, चुकाओ आप उसको, तभी तो बिजनेस बेचने का मतलब हुआ। तो जब भी हम दोस्तों बिजनेस खरीदना या बेचने की बात करते हैं, तो जब हम किसी का बिजनेस खरीद रहे होते हैं तो मतलब उसकी एसेट और लायबिलिटी दोनों बाई करते हैं, समझ में आया। क्योंकि जब उसकी एसेट खरीद रहा हूं तो उसकी लायबिलिटी भी मेरा ही हक बनता है चुकाने का। अब आगे उसको बेचकर लायबिलिटी चुका दो या उसको बिजनेस को आगे ग्रो करो, वो आपका काम है, पर आप खरीदोगे तो दोनों बाई करते हो। बिजनेस खरीदने का मतलब क्या है, कहीं बड़ी बात करें, बिजनेस बाई करने का मतलब है एसेट और लायबिलिटी को खरीदना, ठीक है। तो अब अभी तक मेरे पे एसेट खरीद रहा था मैं, तो एसेट आई थी, अब मैं बिजनेस खरीद रहा हूं तो मतलब एसेट और लायबिलिटी दोनों आएगी मेरे पास, ठीक है। चलिए पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी एंट्री होगी एसेट्स आएगी पहले मेरे पे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, मेरे पास एसेट्स आ जाएगी। एक काम करता हूँ ना, इसको दोबारा कॉपी ना करना पड़े, इसलिए इसको कॉपी करता हूँ। फर्क सिर्फ पहली एंट्री का, और कुछ नहीं है। दूसरी एंट्री सेम वैसे की वैसे रहने वाली है। दूसरा कैसा आता है, परचेज ऑफ बिजनेस। मैंने आपसे कहा कि बिजनेस खरीदने का मतलब होता है एसेट भी खरीदना और लाइबिलिटी भी लेना। तो एंट्री होगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी। टू वेंडर अकाउंट, क्योंकि वेंडर तो आएगा ही, पहले हो रहा था सन्ड्री एसेट टू वेंडर, अब यहां पर लाइबिलिटी भी आ रही है। अब यहां पर आपको दो चीज का ध्यान देना वाली बात है, एक तो यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा गुडविल। ये गुडविल का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। गुडविल ये लगाया मैंने स्टार यहां पर, तो स्टार क्यों लगाया आपने मैं बता रहा हूं आपको, गुडविल, ठीक है। और एक आएगा कैपिटल रिजर्व। सर ये दो चीज क्या है, ये दो चीज मैं आपको समझा पाऊंगा क्वेश्चन से, अभी मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, क्वेश्चन आने दो मैं समझाता हूँ। इधर भी मैंने स्टार लगा दिया। अब पहले तो स्टार्ट का मतलब क्या है, नोट, तो नोट में ये स्टार का मतलब क्या है, इन दोनों ट्रांजैक्शन में से, इन दोनों ट्रांजैक्शन में से एक ट्रांजैक्शन ही पॉसिबल है एट अ टाइम। ये हो गया पहला नोट। मतलब ये स्टार लगा रखा है ना, या तो पूरी एंट्री बनेगी उसमें गुडविल आएगा, या पूरी एंट्री में कैपिटल रिजर्व आएगा, ये दोनों में से कोई नहीं आएगा। पर ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक एंट्री में गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों आ रहा है। आपको पता है या तो कंपनी में प्रॉफिट होता है या कंपनी में लॉस होता है, वही कहानी है यहां पर भी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। उन दोनों में से कभी एक हुआ है, कभी ऐसा हुआ है कि कंपनी में प्रॉफिट लॉस दोनों हो गया। अरे नेट प्रॉफिट या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा, वही कहानी यहां पर भी, या तो गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा, इन दोनों में से, और एक साथ दोनों नहीं आ सकते, दोनों एट अ टाइम एक ही ट्रांजेक्शन पॉसिबल है, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया नोट। अब दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है,
इफ परचेज कंसिडरेशन, इफ परचेज कंसिडरेशन given is more than द नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब क्या हुआ? एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है नेट एसेट का मतलब, ठीक है ना हमेशा। देन डिफरेंस विल बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, द डिफरेंस विल डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। अभी बस आप लिखते जाइए दोस्त, या तो मैं लिखवा सकता हूं या समझा सकता हूं, तो इसलिए लिखाने वाला काम मैं पहले कर दे रहा हूं, फिर इकट्ठा सारा समझा दूंगा एग्जाम्पल से। चलिए हो गया, एग्जाम्पल समझते हैं। हाईलाइट भी कर दिया मैंने। लिख लिया? लिख लो, पहले इसको लिख लो। आप इसको पूरा लिख लीजिए एक बार। जब आप पूरा लिख लोगे तब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने की सोचता हूँ। अच्छा, एक चीज और, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है उसका मतलब भी लिख लो। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी, इट इज द अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी फॉर परचेज ऑफ एसेट, फॉर परचेज ऑफ एसेट, फॉर परचेज ऑफ एसेट लिख लो या बिजनेस लिख लो, दोनों की बात इकट्ठा बता रहा हूँ, एसेट या फिर बिजनेस। फ्रॉम अदर एंटरप्राइज, फ्रॉम अदर एंटरप्राइज, इट मे बी, ठीक है सर इतना बहुत है। एक इंपॉर्टेंट नोट और लिख लीजिए, बिफोर पासिंग जर्नल एंट्री, बिफोर पासिंग जर्नल एंट्री calculate, calculate the amount, calculate the amount, calculate the number of share, calculate the number of share to be issued against purchase consideration, against purchase consideration, number of share to be issued, purchase consideration upon में issue price of share,
लिख लीजिए सर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, इसको लिख लो, इसको कर लो कंप्लीट, फिर करते हैं क्वेश्चन। चलिए हो गया, एग्जाम्पल साथ साथ लिखेंगे ना। रतन लिमिटेड, रतन लिमिटेड परचेज एसेट, एसेट ऑफ जेसी लिमिटेड फॉर रुपीज 10 लाख, 10 लाख की एसेट खरीदी रतन ने जेसी लिमिटेड के। ओके, नहीं 18 लाख फॉर 18 लाख रुपीज। पेबल, पेबल इन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, पेड अप इन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, पास जर्नल एंट्री। आप जर्नल एंट्री पास करके दिखाइए। ठीक है जी। एट पार फेस वैल्यू है 100 रुपए, 100 में इशू करेंगे, और एट प्रीमियम जिसकी फेस वैल्यू है 100 एंड इशू प्राइस है 120। ये है क्वेश्चन। अब आ जाइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए हमें किसकी बुक में एंट्री पास करनी है, रतन की बुक में। रतन ने परचेज करा है ना एसेट, तो बदले में वो शेयर इशू करेगा। तो पहली है इन द बुक्स ऑफ रतन, इन द बुक्स ऑफ रतन, रतन की बुक में हमें एंट्री पास करनी है कि रतन बुक में क्या एंट्री। कहानी क्या है, रतन ने परचेज करी है एसेट जेसी लिमिटेड से 18 लाख रुपए की। तो रतन के पास कितने पैसे आए, 18 लाख। गलत, रतन के पास 18 लाख नहीं 18 लाख की एसेट आई है। ठीक है सर। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। ऐसे थोड़ी ना है, एसेट लिखा है ना, एसेट खरीदी है, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम क्या है, किससे खरीदी है ये एसेट, सर ये एसेट खरीदी है हमने जेसी लिमिटेड से। टू वेंडर नहीं आएगा, वेंडर का नाम आएगा जेसी लिमिटेड, जिससे खरीदी है कितने की, 18 लाख, और 18 लाख की खरीदी। यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट। अगली एंट्री में हम क्या कहते हैं, अगली एंट्री में कहते हैं कि भाई हमने जो जेसी लिमिटेड था उसको हम कर देंगे कैंसिल, उसको हम कर देंगे कैंसिल, और इसको डाल देंगे शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में एट पार वाले केस में, ये एट पार वाले केस में। और मान लो अगर एट प्रीमियम होता, एट प्रीमियम होता तो क्या एंट्री पास करता, एट प्रीमियम के केस में हम एंट्री पास करते जेसी लिमिटेड जो है हमारा, उसको कैंसिल करते। सर ये दो एंट्री नहीं होगी पेपर में, पेपर में या तो एट पार पूछेगा या एट प्रीमियम पूछेगा, क्योंकि एक साथ दो चीज इशू थोड़ा ना कर सकता हूं। एक ही बंदे को एट पार पे कर दूं, एक ही बंदे को एट प्रीमियम पे कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए या तो एट पार होगा या एट प्रीमियम होगा। क्योंकि मैं आपको सिखाना है मुझे दोनों, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों केस बना रहा हूं। ये अलग अलग केस है। अगर एट प्रीमियम होगा तो पहली एंट्री के बाद दूसरी ये होगी, एट पार होगा तो पहली एंट्री के बाद दूसरी ये होगी। तो यहां पर होगा टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मुझे ये पता है, मुझे ये पता है यहां पर आएगा 18 लाख, यहां पर आएगा 18 लाख, यहां पर आएगा 18 लाख, यहां 18 नहीं आएगा, कैपिटल में 18 लाख, यहां कितना आएगा 20%। ठीक है ना। बट कहानी क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये बताओ
कि ये 18 लाख की एसेट के बदले कंपनी कितने शेयर देगी इसको। ये है इंपॉर्टेंट। भाई मैंने किसी शेयर होल्डर से 18 लाख रुपए की एसेट ले ली, मेरे पे कितने की एसेट आ गई, 18 लाख की एसेट आ गई। अब इस 18 लाख के बदले में कितने शेयर दूं, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है परचेज कंसीडरेशन। जो अमाउंट कंपनी ले रही है या जो अमाउंट वो कंपनी पे कर रही है, उसके बदले में कंपनी ने उसको कितने शेयर इशू करे हैं, इसको कहते हैं परचेज कंसीडरेशन बेसिकली। तो परचेज कंसीडरेशन का मतलब हुआ इट इज द अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी फॉर द परचेज ऑफ एसेट बिजनेस ऑफ अदर एंटरप्राइज। इट इज द अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी। अब मेरी कंपनी है मान लो रतन लिमिटेड, तो रतन लिमिटेड ने क्या करा, एसेट खरीदा। अब एसेट के खरीदने के बदले में पे करना होगा ना, क्या पे करना होगा, शेयर देंगे। एसेट खरीदने के बदले में क्या देंगे, शेयर देंगे। लाइट चली गई, चलिए दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। लाइट चली गई थी, 3 घंटे बाद आई है लाइट, तो 3 घंटे बाद रिकॉर्डिंग दोबारा से वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा रहा था जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि जो 18 लाख रुपए की एसेट मैंने खरीदी है, हमारी कंपनी ने जो 18 लाख रुपए की एसेट खरीदी है, वो एसेट के बदले में मैं कितने शेयर दूंगा, वो यहां पर बात कर रहे हैं। वो एसेट के बदले में मैं कितने शेयर दूंगा। तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड यहां लिखेंगे वर्किंग नोट, और नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। अब मेरी बात सुनिएगा, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। अब मैंने आपको फॉर्मूला तो लिखवाया है, पर वो फॉर्मूला आपको याद नहीं करना दोस्तों, याद नहीं करना। मैं आपको समझाता हूं फॉर्मूला कैसे बना वो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 1 लाख शेयर इशू करता हूं, ये 1 लाख शेयर है, और एक शेयर अगर 10 रुपए का है, 10 रुपए का पर शेयर है, तो मुझे पता चल जाएगा मुझे कितने पैसे लेने हैं। मुझे 10 लाख रुपए लेने हैं। अगर एक शेयर 1 लाख रुपए का है, और सॉरी मैं मिस्टेक, 1 लाख शेयर में इशू करता हूं और एक शेयर 10 रुपए का है, तो मुझे बताओ मुझे शेयर होल्डर से कितने पैसे लेने हैं। सर मुझे शेयर होल्डर से 10 लाख रुपए लेने हैं। क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये सही है क्या? अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो सही है क्या? हाँ जी, ऐसा लिखेंगे तो सही है कि 1 लाख शेयर थे, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 10 लाख रुपए के हो गए 1 लाख शेयर। अब मुझे बताओ ये क्या है सर? ये है नंबर ऑफ शेयर। क्या है ये? नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। यही तो है कि कितने शेयर में इशू करूंगा 10 लाख रुपए के, राइट। ये क्या है? ये है शेयर इशू प्राइस ऑफ शेयर। इशू प्राइस ऑफ, नहीं इशू प्राइस नहीं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पर शेयर वैल्यू। मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है, इशू प्राइस लिखवाया है, तो मैं इशू प्राइस लिख देता हूँ। इशू प्राइस ऑफ शेयर, इसको बोलूंगा एक शेयर कितने का इशू करते हो आप? 10 रुपए का। और यहां पर क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा वो अमाउंट जो मैं लूंगा, वो अमाउंट जो मैं लूंगा, है ना। इतना अमाउंट मैं मांगूंगा शेयर होल्डर से, उसको क्या कहेंगे? परचेज कंसीडरेशन। क्या बोलूंगा उसको मैं? परचेज कंसीडरेशन। अब आप ये सोच लो कि वो अमाउंट जो मैं ले रहा हूं वो परचेज कंसीडरेशन है, या आप ऐसा परचेज कंसीडरेशन मतलब आपने परचेज करा है, क्या परचेज करा है? एसेट। उसके बदले में आप कितने शेयर दे रहे हो? 10 लाख रुपए के शेयर दे रहे हो, वो है परचेज कंसीडरेशन। कितने रुपए की आपने एसेट्स खरीदी? तो मैंने 10 लाख रुपए की एसेट ली। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं नंबर ऑफ शेयर निकालना चाहूंगा, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू निकालना चाहूंगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं एक बार फिर से बताता हूं परचेज कंसीडरेशन क्या होता है। आपकी कंपनी है, ठीक है, रतन लिमिटेड, मेरी जेसी लिमिटेड है। आपने मेरे से एसेट खरीदी कोई, और मैंने वो एसेट आपको बेची है 18 लाख रुपए की। तो आपने मेरे से जो एसेट खरीदी वो कितने की खरीदी? 18 लाख की ना। ये 18 लाख रुपए परचेज कंसीडरेशन है। मतलब जो आपने एसेट खरीदी वो कितने रुपए की थी, और उसके बदले में आपको कितने शेयर इशू करने हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। ठीक है जी। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे ये बोलूं, क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको नंबर्स ऑफ शेयर नहीं गिवन, आपको ये गिवन है कि एक शेयर का प्राइस कितना है और आपने कितने रुपए के शेयर इशू करने हैं, ये गिवन है। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि आपको एक शेयर का प्राइस 100 रुपए दे रखा है और आपको 18 लाख रुपए के शेयर इशू करने हैं, तो नंबर्स ऑफ शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा?
नंबर्स ऑफ शेयर निकालने के लिए परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस करना होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? नंबर्स ऑफ शेयर निकालने के लिए ये इशू प्राइस आपको गिवन है, इसको उठा के इसके नीचे भेजना होगा। तो ये आ जाएगा जी परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस ऑफ पर शेयर, यही आ जाएगा। और यही फॉर्मूला मैंने लिखवाया था जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। क्लियर हो गया जी ये फॉर्मूला कि नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कैसे निकाला? सर ऐसा तो ये था कि नंबर ऑफ शेयर ये होता है एक्चुअल में, नंबर ऑफ शेयर को अगर इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे ये गिवन होगा तो ये निकाल लूंगा, उठा के नीचे भेज दिया। होप आपको ये समझ में आ गया है। खत्म? चलिए तो क्लियर है। तो अब मैं यहां पर लिख दूं कितना आपने परचेज कंसिडरेशन है। अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कितना परचेज कंसिडरेशन है अपॉन में इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस ऑफ शेयर कितना है। तो सर परचेज कंसिडरेशन अगर आप देखोगे तो 18 लाख का है और एक शेयर कितने में इशू कर रहे हो आप? 100 रुपए में। पार वाले केस के अंदर 100 रुपए में इशू हो रहा है। तो भैया कितने शेयर आपने इशू करे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 1 2 3 18,000 शेयर आपने इशू करे। कितने शेयर इशू करे? 18,000 शेयर 100 रुपए वाले। इस तरीके से परचेज कंसिडरेशन निकाला। तो यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर ये लिख देते हैं कि ये जो शेयर कैपिटल है ये कैसे है? ये 18,000 शेयर है और एक शेयर एट द रेट 100 रुपए ईच है जो हमने अभी निकाला। सिमिलरली यहां पर कितना जाएगा? 18,000 शेयर एट द रेट 100 रुपीज ईच। ये तो ठीक है जी। यहां पर ये नहीं आएगा, यहां पर तो इशू प्राइस चेंज हो गया ना। ये तो एट पार वाले केस में था, एट पार वाले में, पर अब कहानी उल्टी हो गई। एट प्रीमियम वाले में आप 120 रुपए का इशू कर रहे हो ना सर। तो एट पार वाले में, सॉरी ऊपर नहीं लिखता नीचे लिख देता हूं, एट पार वाला था ये, एट पार में आप 1 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू करते हो, ये आपका इशू प्राइस है। और एट प्रीमियम के अंदर आप एक शेयर 120 रुपए में इशू कर रहे हो, तो आपका चेंज हो जाएगा, एट प्रीमियम में अलग हो जाएगा, नीचे इशू प्राइस आता है। नीचे क्या आएगा? इशू प्राइस। मतलब क्या हुआ कि कितने रुपए का आप एक शेयर इशू करते हो। तो हमने 18 लाख रुपए टोटल अमाउंट और एक शेयर में 120 रुपए का इशू करता हूं जिसमें 20 रुपए अलग से प्रीमियम के ले रहा हूं। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 120, तो नंबर्स ऑफ कितना शेयर इशू करना होगा इन केस ऑफ प्रीमियम। मतलब अगर मैं एक शेयर 120 रुपए का इशू करूं जिसमें 100 रुपए फेस वैल्यू है और 20 रुपए प्रीमियम का लूं, तो 18 लाख रुपए में मुझे कितने शेयर इशू करने होंगे? मुझे 15,000 शेयर इशू करने होंगे उस पट्टी को। तो 15,000 शेयर मुझे इशू करने होंगे। अब देखो कहानी कुछ इस तरीके से आएगी कि टोटल पैसा जेसी लिमिटेड से 18 लाख रुपए लिए थे। मतलब टोटल पैसा, टोटल एसेट कितने के लिए? 18 लाख की, जिसमें से इसको 15,000 शेयर 100 रुपए वाले मीन्स 15 लाख रुपए हमारा फेस वैल्यू हो गया, और 15,000 शेयर 20 रुपए के हिसाब से सर 3 लाख रुपए, 15 दूनी 30, 3 लाख रुपए प्रीमियम का हुआ। तो हम उससे कहेंगे देखिए 18 लाख रुपए की आपसे एसेट ली जिसमें से 15,000 शेयर आपको इशू करे 100 रुपए वाले, और 15,000 शेयर 20 रुपए के हिसाब से हमारा ये प्रॉफिट है, इनकम है, हम जॉब से एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि हमारी गुडविल अच्छी है। हम मांग सकते हैं, आप भी रेडी है उसके लिए पे करने के लिए। प्रीमियम हम मांग सकते हैं, कंपनी प्रीमियम मांग सकती है। अब जिसको लेना है ले, नहीं लेना लो मत लो। तो जिसकी गुडविल अच्छी होती है कंपनी की, लोग प्रीमियम पे भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं कंपनी से। समझ में आ गया? ये है जी पूरी कहानी। चलिए तो ये आपका पूरा केस हुआ। सारा पॉइंट यहां समझाने का था कि जितना पैसा आ रहा है, सॉरी जितने रुपए की एसेट आ रही है, अगर 18 लाख रुपए की एसेट आई है तो पार के केस के अंदर कितने शेयर इशू करते हैं, नीचे आता है कितने का इशू करा, और अगर प्रीमियम हो तो कितने रुपए का इशू करा, तो 15,000 शेयर को इशू करे होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपसे एमसीक्यू में भी छोटा क्वेश्चन बनाकर भी पूछ सकता है। सही है सर? क्लियर हो गया? दोनों ही समझ में आ गया, पार और प्रीमियम का। चलिए तो ये तो हो गया जब हमने एसेट खरीदी थी। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं जब हम बिजनेस खरीदते हैं, क्योंकि उसका भी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब बिजनेस वाले केस में आ जाइए। राजन लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस। उसने क्या करा? रनिंग बिजनेस परचेज करा। मतलब राजन लिमिटेड की बुक में हमें बनाना है परचेज अ रनिंग बिजनेस, लिखते चलेंगे साथ साथ। ये आपको क्वेश्चन, जो भी मैं क्वेश्चन एग्जांपल लिखवा रहा हूं इसमें
क्लास के अंदर, वो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। फिर मत कहना कि बाद में सर हमने लिखा नहीं था, बुक में दे दो मुझे। मैं मेरे पे नहीं है इतना टाइम कि मैं भाई मैं बुक में आपको बना सकूँ। समझिए, आप कोशिश करिए, मैं पूरे दिन में 9-9 घंटे पढ़ा रहा हूँ, और एक एक दिन में आप कंपनी अकाउंट या कॉर्पोरेट अकाउंट की क्लास एक दिन में कम से कम 3 से 4 रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्लास रिकॉर्ड करने में कम से कम 1.5 घंटे का लगता है। अगर 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करनी है, 1.5 घंटा लगता है। सेटअप खोलना पड़ता है, उसके बाद पूरा सेटअप को 15 मिनट सेटअप खोलने में लग जाता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट, ठीक है। कहीं पर अगर वीडियो में कोई वॉइस इशू आया, कुछ आया, इन केस नहीं आता, या कोई भी ऐसा इशू आता है, या कोई आ गया वीडियो पॉज करके वहां को देखना, तो लगभग लगभग 1 घंटे की वीडियो बनाने में 1.5 घंटा लग जाता है। फिर वीडियो प्रोसेस करना, जो वीडियो कंप्रेस होती है, जैसे वीडियो क्या होता है, जब हम बनाते हैं तो लगभग लगभग 1 से 1.5 GB की वीडियो बनती है। और इतना अगर वीडियो हमने अपलोड कर दी, हमारे पास तो वाईफाई है, अब किसी स्टूडेंट के पास वाईफाई नहीं होता, तो इतना अपलोड कर दी तो वो एक ही दिन में उसका सारा नेट खत्म हो जाता है। तो हम इस वीडियो को कोशिश करते हैं कंप्रेस करें, और इसको 20-200 MB या 250 MB में लेकर आते हैं, तब अपलोड करते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है एक वीडियो को अपलोड करने में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा काम है, हम करते हैं। और अगर कोड जल्दी कराना होता है तो हम ऐसे ही 4-4, 5-5, ऐसे तो एक दिन में एक सब्जेक्ट की 1 से 2 क्लास लेते हैं। कोशिश करते हैं कि 1 से 2 क्लास में हो जाए। पर अगर कोर्स लगातार जल्दी कराना है, स्टूडेंट डिमांड कर रहा है कि क्लास चाहिए, तो फिर मैं एक दिन में 2 से 4 कर देता हूँ क्लास, जिससे कोर्स जल्दी वीडियो पढ़ा सकूँ और कोर्स दे सकूँ। चलिए लिखते रहेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट कराऊंगा, क्योंकि एक में मैं समझाऊंगा आपको गुडविल, और एक में समझाऊंगा कैपिटल रिजर्व। अगर आपने क्वेश्चन देखा हो, ये जब मैंने लिखवाया था आपको यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने एक जगह आपका गुडविल लिखवा रखा है, और एक जगह आपका कैपिटल रिजर्व लिखवा रखा है। तो इसके लिए मुझे दोनों अलग अलग क्वेश्चन कराने हैं आपको, तो सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर लेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करके। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, लिखा है राजन लिमिटेड ने परचेज कर लिया एक रनिंग बिजनेस विकास लिमिटेड का। विकास लिमिटेड का एक रनिंग बिजनेस चल रहा होगा, वो राजन ने परचेज कर लिया, वो राजन ने परचेज कर लिया। ठीक है। फॉर अ सम ऑफ फॉर अ सम ऑफ 2,50,000 पेबल एज 2,20,000 इक्विटी शेयर।
तो राजन लिमिटेड ने विकास लिमिटेड का एक बिजनेस परचेज करा है और उसके बदले में 2.5 लाख रुपए पे करे हैं। बिजनेस सारा ले लिया। आप समझिए, एक बात बताओ सर, 2.5 लाख रुपए में बिजनेस ले लिया, 2.5 लाख। आप समझिए, मेरा बिजनेस है एक, अब एक मेरा बिजनेस है जिसकी एसेट है लगभग 10 लाख रुपए और लाइबिलिटी है लगभग 9.5 लाख रुपए की। तो आप मेरे बिजनेस के बदले में कितना देंगे? अगर मैं अपना बिजनेस आपको बेचूं तो 10 लाख की मेरे पे एसेट है और 9.5 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, जो आउटसाइड लाइबिलिटी है, मेरी वाली नहीं, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या हुआ? क्रेडिटर, बैंक लोन, ये सब। मेरी वाली मतलब का मतलब क्या हुआ? कैपिटल। कैपिटल को छोड़कर वो नहीं लेते, बिजनेस बाय करते टाइम कैपिटल नहीं पे करना होता हमें, समझ में आ रहा है? मान लो आप मेरा बिजनेस बाय करोगे तो मैंने कितनी कैपिटल बिजनेस में लगाई थी वो पे नहीं करना होता, वो तो गया, ठीक। बस क्या पे करना होता? आउटसाइड वालों को पैसा देना होता है। तो जब मेरा बिजनेस है, मान लो 10 लाख रुपए की मेरे पास एसेट है और 9.5 लाख की मेरी आउटसाइड लाइबिलिटी, जो क्रेडिटर है, बिल पेबल है, बैंक लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डिवेंचर्स है, ये सब आउटसाइड लाइबिलिटी होगी मेरी। अब अगर मैं कहूं आपसे कि आप मेरा बिजनेस बाय करो तो आप कितने पैसे देंगे मुझे? आप सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि यार 10 लाख की मेरे पास एसेट आएगी इस बिजनेस को खरीदने पे, और उस 10 लाख की एसेट के बदले मुझे 9.5 लाख की लायबिलिटी भी मिलेगी। तो अगर 10 लाख की एसेट में लायबिलिटी चुकाने पे लगूं तो लगभग मान लो 10 लाख की एसेट बेचकर एक पॉइंट मान लो कि 10 लाख की एसेट के बदले में 10 ही लाख आ गए। ऐसे तो आते नहीं है, आपको ही पता है 10 लाख की एसेट डेप्रिशिएबल एसेट भी होगी, उसमें 10 लाख आ गए मान लो, उससे 9.5 लाख की लायबिलिटी चुकाई, तो आपके पास लमसम नेट कितना आया? 50,000 ही तो आया। इस बिजनेस को खरीदने में 50,000 आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आप लायबिलिटी भी चुकाओगे मेरा बिजनेस। तो आप मुझे कितना पे करोगे? आप मुझे 50,000 पे करोगे, बस कहोगे भैया ये लो 50,000 रुपए, क्योंकि आपकी एसेट आई है, लायबिलिटी भी तो आई, उसको भी तो चुकानी है। या उससे थोड़ा सा ज्यादा देते हो कि हाँ चलो आपका रनिंग बिजनेस है तो ये लो 1 लाख रुपए और पकड़ो, थोड़ा ज्यादा दे दिया, चलो मान लो आपने जो कुछ मेहनत करी, आपका अच्छा नाम भी है तो उसके लिए मैंने आपको थोड़ा ज्यादा दे दिया। हालांकि आपने जो एसेट दी उसके बाद जो आपकी लायबिलिटी आई वो भी तो हमें चुकानी है। अब 10 लाख की एसेट है, 9.5 लाख की आउटसाइड लायबिलिटी है, तो हमारे पास बचा क्या? सर 9.5 लाख रुपए चुकाने के बाद अगर आपको 10 लाख भी दे तो फिर हम तो नुकसान में। तो जब भी कोई पर्सन बिजनेस खरीदता है दोस्तों, समझिए सबसे पहले वो तो ये देखेगा कि कितनी एसेट मेरे पास आएगी और कितनी लायबिलिटी आएगी, उसके बाद ये देखेगा कि वो पर्सन कितना और मांग रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए आइए देखिए। अब जैसे कि मान लो राजन ने एक रनिंग बिजनेस खरीदा विकास का, पूरा सम ऑफ 2.5 लाख रुपए में खरीदा है। तो मतलब क्या हुआ? राजन हम है, हम कौन है? राजन है, और हमने विकास का बिजनेस खरीदा है और हमने विकास के बिजनेस खरीदने पे 2.5 लाख रुपए और दिए, बस इतना हमें बताएगा डिटेल। मतलब हम राजन है और राजन ने विकास के बिजनेस को खरीदा, मींस उसकी एसेट और लायबिलिटी ले ली और लेने के बाद 2.5 लाख रुपए ऊपर से और दिए। क्लियर हो गया? पेबल एज 2,20,000 इक्विटी शेयर। और उस 2.5 लाख रुपए जो देने थे मुझे, मेरी और आपसे, आप ऐसे समझो, मैं आपको और थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करता हूं। आप राजन हो, आपकी अपनी बुक बनानी और मैं विकास हूं, ठीक है सर? आप राजन हो, आपको अपनी बुक में बनाना है। आपने मेरा बिजनेस खरीदा, मेरे बिजनेस की कुछ एसेट शेयरी, ठीक है, मेरे बिजनेस की कुछ एसेट शेयरी और कुछ लायबिलिटी है क्रेडिटर नाम से। आपने मेरा बिजनेस खरीद लिया। बिजनेस खरीदने के बाद मैंने आपसे बोला कि सर बिजनेस तो आप मेरी एसेट लायबिलिटी ले ही रहो, साथ में मुझे 2.5 लाख रुपए और चाहिए। आपने कहा ठीक है, हमारी डील डन हो गई कि आप मेरी एसेट और लायबिलिटी ले जाओगे और मुझे ऊपर से 2.5 लाख रुपए और दोगे। मतलब बेसिकली मेरा बिजनेस सारा ले जाओ और 2.5 लाख रुपए दे दो, बस मुझे इतनी बात खत्म है। सिंपल शॉर्ट, बिजनेस ले जाओ, बिजनेस ले आने का मतलब एसेट लायबिलिटी ले जाओ और 2.5 लाख रुपए मुझे दे दो। अब आपने कहा, आप राजन, आपने कहा सर 2.5 लाख रुपए हम कैश ना देकर हम इसमें से कुछ कैश और कुछ आपको इक्विटी शेयर देंगे। मैंने कहा कितना? तो आपने कहा कि सर देखो हम 2,20,000 रुपए तो इक्विटी शेयर देंगे इस 2.5 लाख के बदले में, और जो बच जाएगा बैलेंस उसके लिए हम आपको बैंक ड्राफ्ट देंगे। ये आपने कहा, मतलब 2,20,000 रुपए के इक्विटी शेयर और प्लस जो कि 10 रुपए वाले होंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर 2,20,000 रुपए अमाउंट है, ये 2,20,000 रुपए के इक्विटी शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने शेयर इशू करोगे आप मुझे? 2,20,000 डिवाइडेड बाई 10, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई 10, 2,20,000 रुपए के इक्विटी शेयर है, 2,20,000 रुपए के इक्विटी शेयर है और डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब 22,000 इक्विटी शेयर आप मुझे दोगे 10 रुपए वाले, तो बनता है 2,20,000। और जो नहीं दे रहे उसके लिए आपने कहा कि बैलेंस अमाउंट के लिए बैंक ड्राफ्ट हो गया। बैलेंस अमाउंट के लिए क्या हो गया दोस्त? बैंक ड्राफ्ट हो गया।
क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए, तो मतलब बैलेंस अमाउंट कितना हो गया, 30,000 रुपए। तो इस तरीके से अब कहानी ये है कि हमारे पास क्या क्या, अब हमने इसका बिजनेस ले लिया बेसिकली, हमने विकास। अब दोबारा कहानी को चेंज करते हैं और हम एज अ राजन लेके चलते हैं, क्योंकि हमें एंट्री पास करनी है। और प्लस मान लो सामने हमारा विकास, सामने कौन है, विकास। अब इधर देखो, एंट्री सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले जितनी भी एसेट आई है, सबसे पहले क्या होगी, जितनी भी एसेट आई है सर, जितनी भी एसेट आई है उन सारी एसेट को हमारे पास आ जाएगी। ये जितनी भी एसेट्स है, ये सारी एसेट हमारे पास आएगी, और लायबिलिटी एक ही आई है, सारी एसेट क्या होगी, हमारी डेबिट हो जाएगी। क्या क्या आया है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक और कैश। देखो, पहली एंट्री होगी प्लांट एंड मशीन डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। जितनी एसेट है सबको डेबिट करेंगे, और कैश अकाउंट डेबिट, कुछ कैश भी हमारे पास आया उसका। तो देखो जरा कितनी कितनी एसेट आई है, 90 90 30 50 20, 90 90 30 50 और 20। जरा टोटल करिए और चेक करिए कि कितनी टोटल एसेट हमने उसकी ले ली बिजनेस खरीदने में। भाई एसेट आना मीन्स फायदा होना ना। मेरे पास टोटल कितनी एसेट है, 90 90 20 50 और 30, टोटल 2,80,000 रुपए की हमारे पास एसेट आई है। हाँ, टोटल कितनी एसेट आई है सर, 2,80,000 रुपए की एसेट आ गई। ओके, 2,80,000 की आ गई, सॉरी। अब टू, सबसे पहले आएगा क्रेडिटर। 20,000 रुपए के हमारे पास क्रेडिटर आए। तो मैंने उससे कहा, राजन है हम, और हमने विकास से कहा कि विकास भाई आपके टोटल एसेट हमारे पास आए, हम इसको बिजनेस खरीद रहे हैं तो डीलिंग हो रही है ना। तो हमारे पास ने कहा विकास भाई कि आपके पास टोटल एसेट आई है दो, हमारे पास टोटल एसेट आपकी आएगी 2,80,000 रुपए की। ठीक है, 2,80,000 की एसेट आएगी, आपके 20,000 रुपए की हमारी क्रेडिटर है, उनको चुकाएंगे। अब देखा जाए तो नेट एसेट कितनी हो गई, 260 की हुई, क्योंकि 280 आया, 20,000 हमने चुकाया ना है क्रेडिटर को, वो हमारे पर बर्डन बढ़ेगा, हम अभी चुकाए बाद में चुकाने तो है ही 20,000 रुपए, तो 260 का बचा। अब 2,60,000 रुपए आपके हमारे पास बचे हैं। हमारी डीलिंग हुई कि हम आपको 260 नहीं 250 देंगे। तो बताओ हमारा फायदा हुआ या घाटा हुआ। अब हमने देखो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से, इतनी हमारी एसेट है और इतनी हमारी लायबिलिटी है। 2,80,000 रुपए की एसेट आई, 20,000 रुपए की लायबिलिटी आई। हमने देखा कि 2,20,000 रुपए, 2,80,000 में से अगर 20,000 में पे भी कर दूंगा तो 260 मेरे बचेगा, और वो मेरे से बिजनेस बेचने के बदले में कितना मांग रहा है, 2.5 लाख रुपए मांग रहा है। मतलब हमारा बेनिफिट हो गया दोस्त, 260 की नेट एसेट है और 2.5 लाख उसको देने हैं। मांगता हुआ 2.5 लाख रहा है ना विकास, तो विकास हमसे कितना मांग रहा है, 2.5 लाख रुपए, और हमारे पास कितनी एसेट है, नेट नेट एसेट, नेट एसेट का मतलब जो बच गई है एसेट 260 की, मतलब हमारे पास 10,000 रुपए का फायदा हो गया। इस बिजनेस को खरीदने में 10,000 का फायदा हो गया हमारे को। और जब भी कभी अकाउंट में बेनिफिट रिकॉर्ड करते हैं एसेट को खरीदने से या एसेट को बेचने से होने वाले बेनिफिट को रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल रिजर्व में। अब पहले तो समझो बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, पहले समझो। विकास ने अपना बिजनेस दिया, उसमें कुछ एसेट्स और लायबिलिटी आई, और हमने उसको बदले में 2.5 लाख दिया पूरे बिजनेस के बदले, बस हमने उसको कितना पे करना है, सिर्फ 2.5 लाख रुपए। अब मैंने अपनी कैलकुलेशन बनाई, अब मैंने देखा कि यार मैंने 2.5 लाख रुपए दे दिए, मान लो समझ लो 2.5 लाख दे चुका हूं, तो मेरी जेब से 2.5 लाख गया वेंडर को। तो मेरी जेब से वेंडर को कितना गया सर, मेरी जेब से वेंडर को गया, वेंडर कौन था भाई, विकास। तो मेरी जेब से विकास लिमिटेड को कितना गया, मेरी जेब से विकास लिमिटेड को लगभग लगभग जाएगा 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपीज जाएगा मेरी तरफ से विकास को। 2.5 लाख रुपए मेरी तरफ से विकास को जाएगा, 2.5 लाख रुपए, और मैंने उसके क्रेडिटर पे करने हैं, तो लगभग लगभग टोटल पेमेंट कितनी बन गई भाई, 2.5 + 20 2,70,000। और एसेट कितनी आई है सर, एसेट आई है 280, तो मेरा बेनिफिट हो गया ना सर, समझ में आया कैसे बेनिफिट हुआ। बिजनेस खरीदा, 2.5 लाख दे दिए, 2,60,000 की नेट एसेट हमारे बची है, तो 10,000 का बेनिफिट हो गया। तो डेबिट साइड पे कितना अमाउंट है, 280, क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट है, जो पेमेंट्स है, क्रेडिटर को 20 पेमेंट करना है, 2.5 लाख विकास को देना जिसका उसका बिजनेस खरीदा है 270, अभी भी 10,000 रुपए बच गए। मतलब जो 10,000 हमारी जेब में हमारा बेनिफिट हो इस बिजनेस को खरीदने में, बिजनेस को खरीदने में जो बेनिफिट्स होते हैं उसको हम कैपिटल रिजर्व से शो करते हैं, टू कैपिटल रिजर्व। अब समझ में आया कि कैपिटल रिजर्व यहां पर क्यों आ रहा है।
क्योंकि इट इज एन बेनिफिट टू परचेज द बिजनेस। और जितने भी बेनिफिट होंगे उसको हम कहां शो करेंगे? कैपिटल रिजर्व। बेनिफिट टू परचेज अ बिजनेस, बिजनेस को परचेज करने में हमें क्या हो गया दोस्तों? बेनिफिट हो गया। समझ में आ गई ये कहानी? बताओ, क्लियर हो गया? अब थोड़ा ऊपर, अब कहानी ये क्लियर होगी। बट अभी मैंने विकास को पैसे कहां दिए भाई? विकास को पैसे दिए, विकास के नाम पे लिख दिया कि विकास को पैसे देने हैं। देखो ना लिखा हुआ है कि भाई मुझे विकास को 2.5 लाख रुपए देने और 20,000 रुपए मुझे क्रेडिटर को देने हैं। टोटल 2,70,000 की पेमेंट करनी है और टोटल एसेट आई मेरे पे 280 की। 280 की एसेट और लायबिलिटी है 270, तो 10,000 का बेनिफिट होकर जो कैपिटल रिजर्व से शो करेंगे। ठीक है जी। एसेट से डीलिंग करने में, एसेट को बेचकर या एसेट को खरीदने पर या लायबिलिटी को चुकाने से अगर मुझे कोई बेनिफिट होता है तो उसको मैं कैपिटल रिजर्व से शो करता हूं अकाउंटिंग टर्म्स में। ये हमारी पहली एंट्री होगी। क्लियर होगी पहली एंट्री? अब दूसरी एंट्री सिंपल है। दूसरी एंट्री क्या है कि आप अब विकास को पेमेंट के बदले में क्या देना है? इक्विटी शेयर। और सर इक्विटी शेयर देना और सर हमें क्या देना है? हमें कुछ कैश देना है। तो विकास हमारी लायबिलिटी है। अब जब हम इसको इक्विटी शेयर और कैश दे देंगे तो अपनी लायबिलिटी को खत्म कर देंगे। तो विकास अकाउंट डेबिट टू 2.5 लाख रुपए। विकास अपनी लायबिलिटी, हम विकास की लायबिलिटी, हमारे ऊपर जो विकास को 2.5 लाख की लायबिलिटी थी वो पे कर रहे हैं। और कैसे पे कर रहे हैं? एक तो इक्विटी शेयर दे रहे हैं जो कि हमारा शेयर कैपिटल में आएगा, और टू बैंक, और कुछ पैसा बैंक से दे रहे हैं। कितना पैसा बैंक से दे रहे हैं? सर हम 30,000 रुपए बैंक से दे रहे हैं, हम 30,000 रुपीज बैंक से दे रहे हैं और 2,20,000 रुपीज हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं। कितने इक्विटी शेयर हमने निकाला अभी? 22,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच। इस तरीके से निकाला था ना अभी हमने, 22,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच। पर सोचो अगर यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो यहाँ पर एक अमाउंट और जुड़ जाता, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। 2.5 लाख रुपए जो विकास को देने थे वो दो तरीके से दे रहे हैं। एक 22,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए, और 2,20,000 और 30,000 रुपए उसको पैसे दे रहे हैं बस। तो ये हो गई ट्रांजेक्शन पूरी। इतना ही था, हमें एंट्री पास करनी थी, हमने एंट्री पास करके दिखा दी। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? आज की पूरी क्लास में यही चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इससे मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, और क्वेश्चन में ये कहते हैं कि इधर 250 की जगह पर 270 अगर पेमेंट होती, 2,50,000 ना मांगकर वो बिजनेस को बेचने पर 2,70,000 रुपए मांगता। वो विकास कहता कि भैया सर ऐसा है राजन जी, आप मेरा बिजनेस को बाई कर लो, मेरी एसेट है, मेरी लायबिलिटी आपके सामने खड़ी है, और मुझे 2,70,000 रुपए दे दो। हमने कहा चलो ठीक है 270 दिया, तो हम उस पर एग्री हो गए। अब 270 में उसको दे रहा हूं, ठीक है जी, 270 में उसको दे रहा हूं, तो उसके हिसाब से मेरे को बेनिफिट हुआ बिजनेस खरीदने में या लॉस हो गया? चलो बात ये, इसको देखते हैं। तो सारी एंट्री वही है, फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं ना, आगे नीचे ले आते हैं। चलो बस फर्क क्या आएगा, अब यहां पर कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा दोस्तों। कैपिटल रिजर्व अब यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो कहानी क्या है, समझिए। इतनी मेरे पास एसेट आई, तो सारी एसेट मिलाकर होता है 2,80,000 रुपए, 2,80,000 रुपीज होता है सारी एसेट को मिलाकर। 2,80,000 की एसेट आई, 20,000 में क्रेडिटर को चुका दूंगा, तो नेट एसेट आ गई मेरे पे 2,60,000 रुपए की। अब 2,60 की एसेट आ रही है और विकास कह रहा है कि मुझे 2,70,000 रुपए दो, तो इसका मतलब विकास हमसे नेट एसेट के बदले में ज्यादा पैसा मांग रहा है। अब वो ऐसा क्यों मांग रहा है? मेरा तो लॉस हो जाएगा इसमें। मैं खरीदू क्यों बिजनेस? खरीदता हूं मैं, क्यों? मैं तब भी खरीदूंगा। रीजन, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं किसी और का बिजनेस खरीद रहा हूं और मुझे उसको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। देखो अब जैसे कि इसमें देखो कि मुझे टोटल एसेट आई 2,80,000 रुपए की, और 2,80,000 में से टोटल पेमेंट कितनी करनी है? 270 और 20, 290 पेमेंट करनी है। टोटल पेमेंट कितनी करनी है सर? 2,90,000 पेमेंट करनी है। कुछ विकास को करनी है 270, और बाकी कुछ क्रेडिटर को करनी है। बिजनेस खरीदने में टोटल एसेट आती है इतनी और टोटल पेमेंट्स होती है इतनी, तो मेरा तो लॉस है। लॉस है ये। और लॉस किस रीजन से होता है? देखिए हम अकाउंटिंग में इसको लॉस ट्रीट कर रहे हैं, बट हम ये मानते हुए करते हैं कि यार ऐसा नहीं है कि उसका बिजनेस रनिंग बिजनेस है, उसका पैसा जो बनता है, जो भी उसका प्रॉफिट होता है, उसको कहीं ना कहीं मार्केट में उसकी गुडविल है सर। ऐसे ही वो पैसे नहीं, वो पैसे ज्यादा क्यों मांग रहा है? उसको भी तो दिख रहा है कि यार 280 की एसेट दे रहा हूं मैं, डिमांड कर रहा हूं 290, मतलब 270, क्योंकि 20 पे करना है,
तो 260 की नेट एसेट है और डिमांड कर रहा हूँ 270, वो तो ज्यादा क्यों मांग रहा है वो हमसे? वो इसलिए ज्यादा मांग रहा है कि भैया मैंने इतनी मेहनत करी है बिजनेस को चलाने में, मेरी कुछ गुडविल भी है, लाओ कुछ पैसा गुडविल का भी। तो गुडविल का जो पैसा मैं उसको दूंगा, गुडविल का जो पैसा मैं उसको दूंगा, मैं इस तरीके से दूंगा कि हाँ चलो आपने कुछ मेहनत भी करी और आपने कुछ गुडविल कमाई, तो गुडविल मेरे लिए क्या होती है दोस्तों? एसेट। तो इसलिए ये गुडविल मेरे पास आ जाएगी, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, जो भी लॉस होगा उसको आप गुडविल नाम से शो करेंगे। हालांकि ये लॉस ही है मेरा, पर ये लॉस में गुडविल नाम से इसलिए दिखाऊंगा, ये लॉस में गुडविल नाम से इसलिए दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी गुडविल होगी तभी वो ज्यादा पैसा मांग रहा है और मैं अग्री भी हुआ इसलिए ज्यादा पैसे देने के लिए। मान लो उसकी कोई गुडविल नहीं होती तो मैं क्यों खरीदता उस बिजनेस को? अगर ये डीलिंग हुई है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी गुडविल रही होगी, 10,000 रुपए की गुडविल का जो पैसा मांग रहा है वो एक्स्ट्रा मांग रहा होगा। तो अगर अगर क्या समझाया मैंने? समझाया कि अगर हमारी नेट एसेट 280, सॉरी 260, देखो ये नेट एसेट निकालने के लिए इसको माइनस करना होता है। अगर ये नेट एसेट कम होती है, टोटल पेमेंट जो विकास को करनी है उससे कम होती है, तो हमारा होता है लॉस। एसेट आई 260 की नेट और पेमेंट करनी है 270, तो 10,000 का लॉस। उस लॉस को गुडविल नाम से सिखाएंगे और ये बोलेंगे गुडविल का पैसा मांग रहा है हमसे। पर अगर हमारे को नेट एसेट आती है हमारी टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी करने पे 2,60,000 और पेमेंट वो मांग रहा है 250, इसका मतलब ये बेनिफिट हो गया हमारे, कोई गुडविल नहीं थी, उल्टा हमें फायदा हो गया, उसको बोलते कैपिटल रिजर्व से। बाकी सारी कहानी वही है, यहाँ 270 आ जाएगा और उसको पेमेंट इस तरीके से होगी कि उसको 270 पे करना है, जिसमें हमने उसको 2,20,000 रुपए को हमने उसका कैपिटल दे दी और इक्विटी शेयर दे दिए, एंड बाकी पेमेंट 50,000 रुपये हमने उसको पेमेंट कर दी कैश में। बस ये है। तो मुझे समझाना था वो, ये समझाना था कि कब किस केस के अंदर गुडविल और कब किस केस के अंदर लायबिलिटी आएगी, मतलब कैपिटल रिजर्व आएगा। अब एक सिंपल वे समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं एक सिंपल समझाता हूँ। कल को अगर कोई कॉन्सेप्ट भूल जाता है, कई बच्चे होते हैं जो कॉन्सेप्ट याद नहीं कर पाते, तो कल को अगर कोई भूल जाता है तो ये देखिएगा, सारी एसेट और सारी लायबिलिटी लिखने के बाद देखिएगा कहां पर ज्यादा आ रहा है। अगर एसेट साइड ज्यादा है और लायबिलिटी साइड कम है, देखो जैसे कि यहां पर हमने देखा, कि हमारी एसेट का जो टोटल आ रहा था, इसका जो टोटल आ रहा था वो आ रहा था 2,80,000 रुपए, और टोटल पेमेंट्स का आ रहा था, मतलब जो क्रेडिटर और लायबिलिटी इसको भी पेमेंट में इसको भी ले रहा है, वो आ रहा था 2,70,000 रुपए। मतलब कहां पर कम आ रहा है? यहाँ कम आ रहा है, मतलब यहाँ 10,000 और चाहिए, तभी तो एसेट बराबर डेबिट बराबर क्रेडिट होगा, इसलिए 10,000 यहाँ चाहिए, तो कैपिटल रिजर्व। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 280 आ रहा था, यहाँ 290, तो मतलब 10,000 की कमी कहां पड़ रही है? डेबिट साइड पे, इसलिए गुडविल। इस तरीके से भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होनी चाहिए। अगर कमी डेबिट साइड में आ रही है तो गुडविल, और क्रेडिट साइड में आ रही है तो कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हमारी इनकम मानी जाती है, हमारा बेनिफिट माना जाता है बिजनेस खरीदने में, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और गुडविल हमारा लॉस माना जाता है, क्योंकि एसेट कम और पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए हम उसको गुडविल नाम से लॉस दिखाते हैं। ये समझते हैं कि उसने गुडविल का पैसा एक्स्ट्रा में से मांगा होगा, तब जाकर। क्लियर हो गया जी? समझ में आ गया अभी कहानी? चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म होता है कि जब आप अपनी इशू शेयर करते हैं और आप जब बिजनेस का एसेट ले लो या पूरा बिजनेस एक्वायर कर लेते हैं तो। अच्छा, सेम अगर मान लो, अगर मैं इसी में कहूं कि अगर यही सेम क्वेश्चन होता कहता कि एट प्रीमियम का केस होता, एट प्रीमियम पे, एट प्रीमियम होता, प्रीमियम का मतलब इशू प्राइस जो होता वो 120 रुपए होता, तो फिर आपकी एंट्री क्या होती? फिर एंट्री में कोई चेंज नहीं आता, 120 रुपए नहीं 12 रुपए होता, तो एंट्री क्या होती? कोई फर्क नहीं आता। मैं क्या करता, मैं ये 2,20,000 रुपए, पहले एक शेयर 10 रुपए का था, अब एक शेयर कितने का इशू कर रहा हूं? 12 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करूंगा जरा बताओ? तो यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर इशू। अगर एक शेयर, टोटल कितने अमाउंट का शेयर इशू करना है? 2,20,000 रुपए के। अब एक शेयर कितने का है जी? 12 रुपए का, तो 2,20,000। समझना सिंपल है, कितने रुपए के शेयर इशू करने हैं, जिसमें से एक शेयर कितने का इशू करा, बस। मैं 2,20,000 के टोटल शेयर इशू करने, एक शेयर 12 रुपए का, तो आप 18,000, 12 मत करो, उसको 15 कर लेते हैं, 12 में पॉइंट मारा आंसर, ठीक है ना, इसलिए 15 कर रहा हूं, पॉइंट पे नहीं लाना चाहता मैं आंसर, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा। तो अगर एक शेयर आप 15 का इशू कर रहे हैं तो 5 रुपए इसमें प्रीमियम है, फेस वैल्यू आपके पास इसमें हो गया 10 रुपए,
और सिक्योरिटी प्रीमियम इसके अंदर हो गया आपके पास 5 रुपए। तो 2,20,000 के शेयर इशू करने, एक शेयर 15 का इशू कर रहे हो, ये भी पॉइंट मारा है। कुछ भी कर लो आप, पॉइंट में ही आ रहा है। 2,20,000 डिवाइड बाई 15, ये आ जाएगा 14,667। कितने नंबर्स ऑफ शेयर आप इशू करेंगे? अब एंट्री में क्या बदलाव आ जाएगा? एंट्री यही रहेगी सारी की सारी, बस एक सिक्योरिटी प्रीमियम और जुड़ जाएगा। तो विकास लिमिटेड डेबिट कर देंगे, टू शेयर कैपिटल कर देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर देंगे, और टू बैंक से पेमेंट कर देंगे। अब विकास को टोटल कितनी पेमेंट करनी है? 2,70,000 रुपए विकास को पे करने हैं, जिसमें से 14,666 ये दिख रहा है ना, 14,666 करके एंड तक ले जाना और उसको मल्टीप्लाई कर देना एक शेयर की फेस वैल्यू से। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है सर? 10 रुपए। 10 रुपए यह आ जाएगा सर 1,46,667। ठीक है ना? कैसे करा? इसको 10 से मल्टीप्लाई करके, फेस वैल्यू दिखती है ना, और यहां पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपए, एक शेयर पे 5 रुपए ले रहे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करा तो आएगा 7,73,333। अब आप इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये 2,20,000 ही आएगा, और ये 50,000 की पेमेंट अलग। कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो आपको ये निकालना होगा कि एक शेयर कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे। अब इतने शेयर से फेस वैल्यू यहां पर आ जाएगी कैपिटल में, और उतने ही शेयर पे, हर शेयर पे 5 प्रीमियम ले रहे तो प्रीमियम पे आ जाएगा, तो दोनों मिलाकर तब भी ये 2,20 होगा। चलो अब कहानी को थोड़ी सी अलग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश मतलब कंसिडरेशन दो सेपरेट ट्रांजेक्शन में बांटा गया है। पहला ट्रांजेक्शन में बांटा गया है कि अगर आप किसी का एसेट खरीद रहे हो, किसी का बिजनेस खरीद रहे हो, एक ये हो गई। अगर आप सर्विस लेते हो तो एक ये हो गई। अब कई तरीके की सर्विसेज होती है, जैसे कि आपने सर्विस ली प्रमोटर से, जैसे कि आपने सर्विस ली अंडरराइटर ब्रोकर से जो होते हैं, जिसको आप शेयर बेचते हो तो सर्विस देता है ना वो आपको, कई बार ऐसा भी होता है। तो आइए यहाँ पर दो केस बनते हैं कि अगर आप सर्विस लेते हो किससे? अंडरराइटर से। सर्विस टेकन फ्रॉम, सेकंड पार्ट है ये हमारा, सर्विस टेकन। सेकंड पार्ट में पहला पार्ट आता है कि अगर आपने सर्विस ली है प्रमोटर से तो आप उसको इशू करोगे शेयर। सर अगर मैं प्रमोटर से सर्विस ले रहा हूं, प्रमोटर कौन होते हैं? ऑनर ऑफ द बिजनेस। जो पहली बार जिस पर्सन ने कंपनी खोली होती है ना, उसको प्रमोटर कहते हैं इनिशियली। टाटा कंपनी का जो पहला पर्सन होगा जिसने कंपनी खोली होगी टाटा कंपनी, उसको प्रमोटर कहेंगे। बाकी सब तो शेयर होल्डर ये बनते हैं, डायरेक्टर वगैरह होते हैं, पर पहला पर्सन जिसने अपनी कंपनी खोली वो प्रमोटर से होता है। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रमोटर से कभी कभी हम सर्विसेज लेते हैं। क्या सर्विस लेते हैं? प्रमोटर हेल्प करता है बिजनेस को खोलने में। प्रमोटर की सैलरी भी तो दो। एक मैं कंपनी, मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, मैं इतने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करूंगा, मेरा पूरा 1 महीने का समय खर्च हुआ सिर्फ कंपनी खोलने में, तो मैं कंपनी से उसकी सैलरी लूंगा भैया कि पैसे दे भाई। कंपनी के नाम पे दिखा दूंगा ना कि सैलरी पेड टू प्रमोटर, मतलब खुद को, क्योंकि मैं 1 महीने लगाया अपनी कंपनी खोलने, खर्चा तो दिखाऊंगा, जिससे मेरा प्रॉफिट कम होगा और टैक्स कम जाएगा। टैक्सेशन में आप करते हो ये सब चीजें कि जितना आप ज्यादा से ज्यादा खर्चा दिखाओगे उतना ही आपका टैक्स कम होगा, प्रॉफिट कम तो टैक्स कम। तो सिमिलरली मैं भी यही कहूंगा कि मेरा 1 महीना लग गया भैया मेरी अपनी खुद की कंपनी खोलने में, तो जो भी मैंने कंपनी खोली 1 महीना लगाया तो मुझे कुछ नहीं मिला 1 महीने में, तो ये मैंने सर्विस दी किसको? कंपनी को। तो अब मुझे पैसे नहीं, मुझे इक्विटी शेयर दे दो। ये है कंसेप्ट। कभी पैसे मांग सकता है, कभी इक्विटी शेयर मांग सकता है। अगर वो पैसे मांगता है तो बात खत्म, पैसे देके खत्म करेंगे। अगर इक्विटी शेयर मांगता है तब आता है ये कॉन्सेप्ट कि प्रमोटर ने अपनी सर्विस दी कंपनी को खोलने में, और प्रमोटर अब हमसे क्या कह रहा है कि कुछ इक्विटी शेयर दे दो, जितने अमाउंट की सर्विस दी उतने अमाउंट का इक्विटी शेयर दे दो मुझे बस। इसलिए कहते हैं कि प्रमोटर को हम क्या कर रहे हैं? शेयर इशू कर रहे हैं। प्रमोटर को शेयर इशू कर रहे हैं। चलिए एंट्री पास करते हैं। अच्छा, प्रमोटर जो भी खर्चा करता है कंपनी को खोलने के लिए, इनिशियल एक्सपेंस जो होते हैं हमारी कंपनी खोलने से पहले के जो खर्चे होते हैं, उसको या तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कहते हैं, आपकी मर्जी है। कंपनी खोलने से पहले के जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे कि सीए को पैसे देने, जिससे आप सीए से कंपनी खुलवा रहे हो, सीएमए से कंपनी खुलवा रहे हो, सीएस से खुलवा रहे हो, कि कोई भी खोल सकता है कंपनी जी, तीनों के पास पावर है।
किससे कंपनी कर रहा है उसको उनके पैसे देना है, ठीक है, लीगल चार्जेस देने, जो भी कंपनी खोलने के दीगर चार्ज होंगे गवर्नमेंट को जमा कराने होंगे वो देना, डॉक्यूमेंटेशन करवाना, डॉक्यूमेंटेशन बनवाने के लिए जो पैसे देना, ये सारे खर्चे हो सकते हैं। इनको इनकॉर्पोरेशन या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्रमोटर ने अपनी जेब से भरे होंगे। प्रमोटर कहेगा कि भैया मैंने ये अपनी जेब से भरे हैं, जितने भी इनकॉर्पोरेशन खर्चे हैं, जितने भी कंपनी खोलने से पहले जितने खर्चे हैं, ये मैंने अपनी जेब से भरे हैं, लाओ मुझे दो। लो जी, तो हम एंट्री पास करेंगे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस दिखाएंगे, किसका, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, और यहां लिख दूं और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी खोलने से पहले के खर्चे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे, इसको कंपनी का खर्चा दिखाएंगे। ये एक्सपेंस किसका ट्रीट करेंगे, कंपनी का, पर कंपनी खुली नहीं है अभी, उससे पहले के खर्चे है, ये कंपनी खुलने से, इनकॉर्पोरेट होने से पहले के खर्चे है। तो ये खर्चा कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद दिखाती है, तब तक कौन पे करता है, प्रमोटर, तो कंपनी प्रमोटर को भी पे कर देती है, प्रमोटर्स। तो प्रमोटर को क्या बना लेती है, कंपनी, हमारी कंपनी। अब हम, आपको ही पता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है जी बिजनेस अलग और ओनर अलग होता है, कहता है ना। तो अब प्रमोटर जो भी पैसा पे करेगा वो बिजनेस से मांगेगा, और बिजनेस जो भी पैसा प्रमोटर ने बिजनेस के बिहाफ पर पे करा होगा, तो बिजनेस को उसको लायबिलिटी मानना होगा और बिजनेस को उसको पे करना होगा। वही मैंने करा है कि ये सारा जो इनकॉर्पोरेशन और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, कंपनी खोलने से पहले के खर्चे, ये कर तो पेमेंट प्रमोटर ने दी थी, ये प्रमोटर पे कर चुका था, पर प्रमोटर अपने पर्सनल खर्चे का खर्चा थोड़ा ना, ये तो कंपनी का खर्चा है, तो कंपनी इस खर्चे को बियर करेगी और प्रमोटर को पैसा देगी। इसलिए दोस्तों मैंने क्या करा, इस प्रमोटर को लायबिलिटी बना ली, क्या बना ली मैंने, लायबिलिटी बना ली, और ये खर्चा है, और बिजनेस के खर्चे को सारा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब अगले स्टेप पे क्या करूंगा, या तो प्रमोटर को पेमेंट कर दूंगा कैश में, खत्म कर दूंगा उसकी लायबिलिटी, प्रमोटर अकाउंट डेबिट करूंगा, पहला एंट्री है, और दूसरी एंट्री, पहली एंट्री होगी खर्चे को रिकॉर्ड करने की, एक्सपेंस रिकॉर्ड करा, और किसने पे करा, प्रमोटर ने, पर सर्विस दी ना प्रमोटर ने अपनी खर्चे पे करके, प्रमोटर ने पे करा। प्रमोटर कह रहा लाओ भैया मेरे पैसे निकालो, मैंने कहा ठीक है, ये लो प्रमोटर, तुमने लायबिलिटी खत्म कर दी, और ये मेरा शेयर कैपिटल हो गया, ये मेरा शेयर कैपिटल हो गया। अब सुनना ध्यान से, यहां पर क्या आएगा, यहां पर यह आएगा कि प्रमोटर ने अपनी लायबिलिटी खत्म, प्रमोटर वाली लायबिलिटी खत्म होगी और एक नई लायबिलिटी जनरेट होगी, शेयर कैपिटल। क्यों, क्योंकि मैंने प्रमोटर को शेयर इशू कर दिए उस पेमेंट के बदले में। जितने इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस थे, प्रमोटर कह रहा है भाई मुझे इसके बदले क्या शेयर दे दो, बस खत्म, मुझे पैसा नहीं चाहिए, शेयर दे दो। ठीक है जी, हमने शेयर दे दिए। और अगर यही ये एट पार का कॉन्सेप्ट था, और अगर यही एट प्रीमियम होता, तो यही एट प्रीमियम होता तो ये एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम और जुड़ जाता। इसकी मुझे होपफुल एंट्री कराने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कोई एग्जांपल कराने का नीड नहीं होगा। रीजन भाई सेम वाइज तो है, बस एक्सपेंस कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, ये सारी एंट्री पास कर दो और उतने का शेयर इशू कर दो। चलिए जी, हो गया। अगला है इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर। इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर, ये हमारा एक अलग से चैप्टर भी शायद हमें पढ़ना है। देखिए सबसे पहले तो दो वर्ड का मतलब समझिए, एक होते हैं अंडर राइटर्स, एक होते हैं ब्रोकर्स। मानते हैं, मान लो ब्रोकर, सेबी क्या कहता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटर अथॉरिटी है। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करेगी तो सेबी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है, और सेबी गाइडलाइन बनाती है रिलेटेड टू इन्वेस्टर्स, रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स, रिलेटेड टू कंपनी जो शेयर डील में करता है, मतलब स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज में जो डील करता है उस पर बात करती है। अब सेबी की एक गाइडलाइन है, सेबी की एक प्रोविजन है, लॉ है, वो लॉ कहता है कि कोई भी कंपनी चाहे कितनी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, बिना ब्रोकर या अंडर राइटर के शेयर इशू नहीं कर सकती मार्केट के अंदर। मतलब आपकी अगर कंपनी है और आप अपनी कंपनी के शेयर इशू कर सकते हैं, आप खुद नहीं कर सकते, आपको कोई ब्रोकर ढूंढना होगा। ब्रोकर कौन होते हैं सर, आईसीआईसीआई बैंक,
HDFC बैंक, SBI बैंक आपसे बोलता है डीमैट अकाउंट खुलवा लो, डीमैट अकाउंट खुलवा लो। वो क्या होता है? वो अकाउंट होता है जिसमें शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। तो वो कौन होती है? कंपनी ब्रोकर्स होती है। और भी अलग अलग कंपनी है जो ब्रोकर्स होते हैं। तो ये जितने भी बैंक है ये सारे ब्रोकर्स है। ये शेयर खरीदने बेचने में भी काम करती है, परसेंटेज लेते हैं अपना, शेयर कमीशन लेते हैं। ब्रोकर और अंडरराइटर्स कौन होते हैं? कमीशन लेते हैं अपना। अब दोनों अलग अलग है क्या? हाँ, ये दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग क्यों है पहले समझिए। मान लो मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी ने अपने एक शेयर इशू करने हैं। अब क्योंकि एज पर सेबी गाइडलाइन मैं शेयर डायरेक्टली इशू नहीं कर सकता पब्लिक को, मुझे किसी ब्रोकर के थ्रू अपने कंपनी के शेयर इशू कर सकता। अब आपसे कहोगे ऐसा क्यों? तो आप सेबी गाइडलाइन जब पढ़ोगे, सेबी एक्ट जब पढ़ोगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ोगे, तो वहां पर आपको समझ में आएगा क्यों। यहां तो नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं पता। ठीक है जी, देखिए पता वता कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप लॉजिक लगाओ, सिंपल सी बात है, ये समझिए कि अगर आप ब्रोकर के थ्रू कोई कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी तो ब्रोकर कहां जाएंगे भाई? अब समझिए ब्रोकर कैसे पैसा कमाएंगे, उनकी कैसी जिंदगी चलेगी? अगर कंपनी को ये अलाउ कर दिया जाए कि तुम अपने खुद से भी शेयर बेच सकते हैं, तो कंपनी हमेशा खुद से ही बेचेगी, किसी ब्रोकर को क्यों देगी कमीशन? और कंपनी चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे रिलायंस कंपनी, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी हो, उनको ब्रोकर हायर करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? ब्रोकर के भी कुछ इंप्लॉयमेंट आगे बढ़ती रहेगी। तो एक इंप्लॉयमेंट का भी कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा आपको। बहुत सारी चीजें होती है। जब हम सेबी एक्ट पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहां पर आपको ज्यादा डिटेल में सिखाया जाता है, एज अ कंपनी अकाउंट के अंदर यहां पर नहीं सिखाया जाता। पर एक लॉजिक जो मैंने आपको दिया कि अगर हम ब्रोकर नहीं हटा देंगे ब्रोकर, तो वो कहां जाएंगे भाई? कहां से जिएंगे? वो कैसे अपना घर चलाएंगे? तो उनके एक इनकम का सोर्स होता है जो सेबी ने रखा। फॉर एग्जाम्पल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, उनसे बोल दो कि भैया तुम अकाउंट में साइन नहीं कर सकते, तुम्हारे साइन नहीं चलेंगे। कंपनी ऑप्शनल है कंपनी के पास। कंपनी को ऑप्शन दे दिया जाए कि भैया अगर आपको अपनी कंपनी के अकाउंट को ऑडिट कराना है तो जरूरी नहीं है CA CMA CS से साइन करवाना, आप 2 डायरेक्टर मिलकर भी साइन कर दोगे तो हम मान लेंगे। अब कहां जाओगे आप? ऑडिट अगर आपका खत्म कर दिया तो कहां जाएगा? इंप्लॉयमेंट तो खत्म। कंपनी क्यों बुलाएगी आपको पैसा? कंपनी आपके साइन के लिए आपको पैसा दे रही थी, आप साइन ही ऑप्शनल हो गया तो कंपनी क्यों करे? समझ में आ रहा है? पहले एक कॉन्सेप्ट था कि कंपनी में कॉमन सील नेसेसरी था। अब यहां पर कंपनी ने क्या करा? कॉमन सील नहीं है तो एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर मिलकर अगर साइन कर दे तो कॉमन सील नेसेसरी नहीं होता। अब लोग क्या करते हैं? कंपनी सेक्रेटरी का यहां इंप्लॉयमेंट बढ़ाया। अगर किसी के पास कंपनी का कॉमन सील नहीं है तो उसको एक CS ढूंढना पड़ेगा और एक डायरेक्टर, दोनों मिलकर साइन कर सकते हैं। पर एक ऑप्शन और है, 2 डायरेक्टर मिलकर भी साइन करेंगे तब भी कॉमन सील की जरूरत पूरी हो जाएगी। ये मैंने आपको बेसिक में समझाया था स्टार्टिंग में। तो मैं यही कह रहा हूं कि एक इंप्लॉयमेंट का सोर्स होता है। आओ जब कहानी पे दोबारा आ जाते हैं कि सेबी ने कहा कि किसी भी कंपनी को अगर अपने शेयर बेचने हैं तो वो क्या करेगी? ब्रोकर के थ्रू या किसी दूसरे पर्सन के ब्रोकर के थ्रू दे देंगे। अब ब्रोकर को देना होता है कमीशन। अब कहानी कैसे है? मेरी कंपनी है, मुझे अपने शेयर ढूंढने हैं। अब मैंने उनसे कहा कि भैया आप ना मेरे 10,000 शेयर बेच दो। किसी पर्सन को पकड़ा, उसने कहा ठीक है सर मैं बेचने को रेडी हूं, मैं बेच दूंगा। पर अगर ये 10,000 शेयर में से कम बिके तो मुझे उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी। अगर 10,000 में से 8,000 बिके तो 8,000 सही, 9,000 बिके तो 9,000 सही, मैं सारा पैसा आपको दे दूंगा, मुझे बस हर शेयर पे कमीशन दे देना 1 रुपए के हिसाब से। पर जितने बिके उतने हैं भाई, जितने नहीं बिके तो भैया वो देख लेना खुद ही। अब मैंने आपको कंपनी एक्ट की गाइडलाइन, सेबी की गाइडलाइन बताई थी कि जितने शेयर आप इशू करोगे उसमें 90% शेयर सब्सक्राइब होनी चाहिए, अगर नहीं होगे तो फुल्ली रिफंड करना पड़ेगा। पर मान लो कि मैंने जिस पर्सन को बुलाया कि भैया मेरे ना 10,000 शेयर बेचने हैं, उसने कहा सर हम बेच देंगे। उसने कहा भाई, मैंने कहा कि अगर ये 90% सब्सक्राइब नहीं हो तो हमें रिफंड करना होगा। मैंने कहा सर हमें मतलब नहीं है इससे, हम तो आपके शेयर बेचेंगे, बिक गए जितने बिक गए आपको पैसे दे देंगे। अब उस पर्सन ने क्या करा? 10,000 शेयर बेचना चालू करा, बेचना चालू करा और 85,000 शेयर बिक गए, 15 नहीं बिके। अब सेबी की गाइडलाइन पूरी नहीं हुई तो पूरा रिफंड करना पड़ा और ब्रोकर तो अपना कमीशन लेगा ही। दोस्तों वो पर्सन जो जिम्मेदारी नहीं लेता कि मैं आपके पूरे शेयर सब्सक्राइब करवाऊंगा, वो कहता है जितने बिक गए और जो नहीं बिके वो आपको वापसी दे दूंगा और जितने बिक गए उसका पैसा दे दूंगा, बस कमीशन दे देना। पर इसमें एक रिस्क रहता है और रिस्क ये रहता है कि भाई कल को अगर आप शेयर बेचना चालू करा और कल को अगर वो 90% वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई सेबी की, तो भैया हमें तो रिफंड करना होगा, हमें तो कमीशन भी देना पड़ा और रिफंड भी करना पड़ा, क्या फायदा हुआ इसका? इसलिए अब आते हैं वो पर्सन जो जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई आप बस हमें पर छोड़ दो। अगर 10,000 शेयर हम मार्केट में बेचेंगे, मान लो अगर 85 बिके
और आपके वो 90% वाली कंडीशन पूरी नहीं तो हम करके देंगे, बाकी 15 हम खरीदेंगे, पर आपके पूरे शेयर सब्सक्राइब करवाएंगे। तो ऐसा पर्सन जो जिम्मेदारी लेता है फुल सब्सक्राइब करवाने की, है ना, ऐसा पर्सन जो जिम्मेदारी लेता है फुल सब्सक्राइब करवाने की, मतलब वो पर्सन क्या कह रहा है कि 85 बिक जाएंगे ना बाहर, कोई दिक्कत नहीं, 15 नहीं बिके वो हम खरीदेंगे, पर आपको फुल्ली सब्सक्राइब करा के देंगे। उस पर्सन का रिस्क ज्यादा है तो कमीशन भी ज्यादा होगा दूसरे पर्सन से, वो कमीशन ज्यादा लेगा पर आपके शेयर फुल्ली सब्सक्राइब। कल को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मेरा तो 90% हुआ, नहीं हुआ तो मेरे को रिफंड करना होगा। अगर आप कहोगे अपन 90% नहीं भी हुआ तो चलेगा भैया, वो खुद लेगा, उसने गारंटी दी है, खुद लेगा, वो इसे तो ज्यादा पैसा दे रहा हूँ, देख देगा, ठीक है, नहीं बेचेगा तो अगर उसके 10,000 बिके तो 10,000 शेयर बेचने में, सॉरी 10,000 शेयर बेचने का 1,000 शेयर बिके तो 9,000 जितने ही बनेगा खुद खरीदेगा, मेरा पूरे सबका है। इसको कहते हैं अंडर राइटर्स। जो पर्सन जिम्मेदारी लेता है पूरे सब्सक्राइब कराने की वो अंडर राइटर्स होते हैं, और जो पर्सन जिम्मेदारी नहीं लेता, कहता है भाई मैं जितने बिकेंगे बिक दूंगा बाकी वापस कर दूंगा, उसको कहते हैं ब्रोकर। तो ये फर्क होता है अंडर राइटर और ब्रोकर में। ब्रोकर को भी कमीशन दिया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज, और अंडर राइटर को कमीशन दिया जाता है, उसको बोलते हैं अंडर राइटर कमीशन। अब यहां पर बात हो रही है अंडर राइटर की। तो अंडर राइटर से हमने कहा कि भैया आप मेरे शेयर बिकवा दो, उन्होंने कहा बिकवा दूंगा, इतना कमीशन लूंगा। हमने कहा सर कमीशन तो नहीं है, अपनी कंपनी के शेयर दे देंगे आपको कमीशन के बदले में। कह रहा जी ठीक है, ये है कंसेप्ट, समझ में आया। तो अंडर राइटर को पैसे ना देने के बदले में हमने शेयर इशू कर दिए अपनी कंपनी के, राइट। चलो ये थी पूरी कहानी जो मैं आपको समझानी थी। तो हम उसको क्या देना है, हमें कमीशन देना था, पर कमीशन हम कैश में देकर क्या दे रहे हैं। अंडर राइटर कौन होता है, एक होता है अंडर राइटर, वो पर्सन होता है, अंडर राइटर मींस पर्सन, उसको जो कमीशन देंगे उसको बोलते हैं अंडर राइटर कमीशन। पहली एंट्री होगी अंडर राइटर कमीशन, ये मेरा क्या होगा, खर्चा। अब जो कमीशन मैं दूंगा अंडर राइटर को वो खर्चा होगा टू अंडर राइटर। ये कौन है, ये है पर्सन और ये है कमीशन। कमीशन मतलब मुझे कमीशन, पहली एंट्री में मैं क्या कह रहा हूं, पहली एंट्री में मेरी कंपनी कह रही है कि भाई हम अंडर राइटर कमीशन दे रहे हैं, तो ये हमारा खर्चा हो गया और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। और क्यों किसको दे रहे हैं, अंडर राइटर वाले पर्सन को दे रहे हैं, तो ये पर्सन है मेरा, ये मेरी लाइबिलिटी होगी, पर्सनल अकाउंट है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, ये मेरे क्रेडिटर हो गए, मुझे इनको पैसा देना है। पर मैंने से क्या कहा, भैया पैसा नहीं है जी, पैसा नहीं है, शेयर ले लो आप मेरी कंपनी का। कहा ठीक है। तो एट पार के केस के अंदर, एट पार के क्या एंट्री होगी सर, एट पार में एंट्री होगी। तो अंडर राइटर को मैं क्या कर रहा हूँ, पेमेंट्स कर रहा हूँ इक्विटी शेयर में, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म करो और टू शेयर कैपिटल करके इनको शेयर इशू कर दो, बस ये हो गई पार के केस की एंट्री। अंडर राइटर को डेबिट करो और शेयर इशू कर दो। और प्रीमियम में यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम और आ जाएगा, ठीक है जी। ये लाइबिलिटी मैंने यहां पर खत्म कर दी, सॉरी लाइबिलिटी खत्म हुई है, और यहां पर एक नई लाइबिलिटी जनरेट हुई शेयर कैपिटल के नाम से। ये तो मेरे ऑनर हो गए, ये मेरी आउटसाइड लाइबिलिटी है, सॉरी ये मेरे कौन है, वो पर्सन जिनको मेरे को पैसा देना है, ये मेरी आउटसाइड लाइबिलिटी है, और ये मेरी इनसाइड लाइबिलिटी मतलब ऑनर वाली लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी खत्म, इधर लाइबिलिटी फिर से बढ़ गई और इधर इनकम हो गई एट प्रीमियम। तो ये आपका डिफरेंस जो मैंने आपको समझा दिया कि हु इज द अंडर राइटर एंड हु व्हाट इज द अंडर राइटर कमीशन, ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके बदले में, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। एक क्वेश्चन कराते हैं और हमारे आज की क्लास का जितना भी कॉन्सेप्चुअली था वो खत्म हो गया, मतलब आज की क्लास में जितना भी हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना था वो खत्म हो गया। तो एक क्वेश्चन करा के देंगे। ये थी कॉन्सेप्ट क्लास। लिमिटेड इशू 2500 शेयर, एबीसी लिमिटेड इशू 2500 शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच, ईच credited as fully paid up,
फुल्ली पेड टू दी प्रमोटर, प्रमोटर ने सर्विस दी थी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस करे थे, उसकी जगह पर हमने उसको फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर दे दिया 2500 फॉर दी सर्विस रेंडर टू इनकॉर्पोरेशन, फॉर दी सर्विस रेंडर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। एंड आल्सो इशू, ये दूसरा क्वेश्चन, एंड आल्सो इशू 2000 शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच, क्रेडिटेड टू, क्रेडिटेड मतलब देना, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड, फुल्ली पेड वाले दिए है, फुल्ली पेड टू दी अंडर राइटर, अंडर राइटर कौन होता है, पर्सन, टू दी अंडर राइटर जो कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए नहीं, मिस्टर सोहन है, अंडर राइटर फॉर देयर सर्विसेज, फॉर देयर सर्विसेज, जो उसने सर्विसेज दी ना अपनी, क्या देते हैं अंडर राइटर कमीशन, शेयर को बिकवाते हैं, उस सर्विस के बदले पे हमने उसको कमीशन दिया है, उसको शेयर इशू करे। तो पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, ठीक है जी। दूसरी एंट्री होगी प्रमोटर को हम खत्म कर देंगे, हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, इसको पे करना था, और टू इसकी जगह पर इसको दे देंगे शेयर कैपिटल। अब शेयर कितना दे रहे हैं इसको, जरा देखना, इसको हम 2500 शेयर दे रहे हैं 10 रुपए वाले, इसका मतलब हो गया 25,000 रुपए की इसने सर्विस दी थी हमने, 25,000 की इसने हमें सर्विसेज प्रोवाइड करी। तीसरी एंट्री हो गई यहां पर अंडर राइटर, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, जो कि मिस्टर सोहन है, उसका नाम आएगा, ठीक है ना, मैंने तो लिख दिया अंडर राइटर, पर आप पेपर में सोहन लिखेंगे, जो अंडर राइटर होगा उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो कितने शेयर दिए, 10,000 इंटू 200 के हिसाब से 20,000 रुपए का शेयर इसको लोड कर, इसने 20,000 की सर्विस दी, इसका कमीशन 20,000 बनना था। तीसरा वही सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन को कैंसिल कर देंगे, और टू शेयर कैपिटल से इसको शेयर अलॉट कर देंगे, और अपनी लायबिलिटी शेयर कैपिटल के नाम से शो कर देंगे 20,000, जो कि आता है 2,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे क्लास। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, रुक जाइए एक मिनट, मैं आपको बता दूं अब क्या बच गया। मेरा बच गया, पहला है कॉन्सेप्ट फोर फीचर ऑफ शेयर, और दूसरा बच गया री इशू ऑफ शेयर, बस मेरे पर यही बचा है, अब कुछ नहीं बचा इसके अब। और ये चैप्टर जो बहुत बड़ा था वो खत्म हो गया, ये बड़ा चैप्टर है सर, ये छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन हम करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन तो है ही, क्वेश्चन तो करना ही है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक के सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे, एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारी क्लास में ही कराऊंगा। बट बुक कहाँ है मेरी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बुक, चलिए जी, हम कहां पर थे, इलस्ट्रेशन 9 करना है ना सर, मैंने आपको क्या बताया था, ये देखना जरा 10 इलस्ट्रेशन। डी लिमिटेड ने इशू करा 2,000 शेयर 100 रुपए वाले, क्रेडिट एज अ फुल्ली पेड टू प्रमोटर, एंड 1,000 शेयर 100 रुपए वाले, क्रेडिट एज अ फुल्ली पेड ऑफ टू अंडर राइटर। अरे सेम क्वेश्चन है, मैंने बस 2500 और 2,000 लिया था, यहाँ 2,000 और 1,000 दे रखा है। अभी लो, अभी क्या लो, देखो ऐसे लो, ये ऐसे करो, तुम तो नहीं कर पाओगे, ये ऐसे करो, कॉपी हो गया। अब एक बार क्या करो, इसको लो ऐसे करके, और यहां से यहां तक क्वेश्चन हटा दो, और यहां पर लिख दो क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 स्टडी मैट का खाता, मतलब बुक का क्वेश्चन नंबर। अच्छा नहीं लग रहा, देखो इसको ऐसा करो, और ऐसे करके ऊपर कर दो, चल भैया, ठीक है जी। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, अभी तो अमाउंट भी चेंज करो, सेम ही तो एंट्री है। ये अमाउंट हो गया आपके पास 2,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 20,000,
ये देखो ना, 2000 शेयर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 2000 शेयर इशू करे प्रमोटर को और 1000 शेयर इशू करे अंडर राइटर को, और नाम नहीं दे रखा। तो ये 20,000 और ये 20,000, इधर क्या हो जाएगा 10,000 और 10,000, इधर आएगा 10,000 और इधर लिख दो 1000 शेयर 10 रुपये वाली, जिससे आपको पता चल जाए 10,000 कैसा आया। एक चीज और, यहाँ 100 हटाओ क्योंकि 100 नहीं है, यहाँ लिख दो अंडर राइटर। फिनिश क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। देखो अब ये क्वेश्चन जो है ये है बड़े बड़े क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है। और फीचर वाला होगा, पता नहीं किसका है, मुझे अभी ध्यान नहीं है किस किस के क्वेश्चन है। सारे कराऊंगा, सारे एक भी नहीं छोड़ूंगा, दिक्कत मत लीजिए आप। नोवा इलस्ट्रेशन आ जाइए। बी लिमिटेड ने परचेज करा 10,80,000 रुपए की एसेट सी लिमिटेड से। ओके, कंसिडरेशन पे करा फुल्ली पेड अप, इक्विटी शेयर 100 रुपए के, तो कंसिडरेशन का फेस वैल्यू आपको गिवन है। रिक्वायर्ड शो द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड एज्यूमिंग दैट सच शेयर आर इशू एट पार, फिर एज्यूम करना सच शेयर आर इशू एट प्रीमियम। ठीक है, नोट फैक्ट द शुड बी डिस्क्लोज इन अ बैलेंस शीट व्हाइल शो द इशू ऑफ सब्सक्राइब, the fact should be also disclosed in the balance sheet while showing the issued, subscribed and paid up capital. ओके, बैलेंस शीट में शो भी करके दिखाना है। कंसिडर द फ्लोइंग इलस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो सच शेयर और प्रीमियम वो 20% है, प्रीमियम मतलब 100 का 20% हो गया 20 रुपए। ठीक है ना, बुक एक बार खोल लेना, मैं करा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं पहली करा चुका, मैं अपने सारे एग्जाम्पल में कवर कर चुका चीजें, देख लो आप, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये नहीं, ये भी नहीं, ये है वो क्वेश्चन जिसे मैं अपने एग्जाम्पल के अंदर कवर करा चुका हूँ। इसको करता हूँ कॉपी। देखिए मेरा तो पेपर है नहीं, तो मैं बार बार लिखकर करूंगा क्या, पेपर है आपका, आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर करेंगे 10, तो क्वेश्चन नंबर 9 बुक का। ठीक है सर, इसमें जो वो है ना एसेट की वैल्यू, वो है 10,80,000 रुपए। ठीक है जी, एक क्वेश्चन है ए जिसमें फेस वैल्यू आपके पास 100 रुपए, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें इशू प्राइस आपके पास है, फेस वैल्यू है, इशू प्राइस है आपके पास 100 रुपए, फेस वैल्यू भी 100, इशू प्राइस भी 100। पर दूसरे वाले पार्ट में फेस वैल्यू तो 100 है और इशू प्राइस आपका पास इस बार 120 है। सारी एंट्री सेम है, यहाँ 10,80,000 पे कर दो बस। ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये शेयर भी चेंज होंगे और ये भी चेंज होंगे। अब मैं आ जाओ दोबारा से कराते हैं, ये भी चेंज होगा। इधर देखो 10,80,000, 10.80 लाख और 10.80 लाख, एंट्री आपके समझ में आ गई है। ये जेसी की जगह पर कुछ और आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखना नाम, सी लिमिटेड, बी लिमिटेड है सी लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, यहाँ हो जाएगा सी लिमिटेड। तो सी लिमिटेड को हम यहाँ से खत्म कर देंगे, 10,80,000। अब पहले चेक करो कि 10,80,000 में कितने शेयर होते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 10,800 शेयर हो गया है। तो और यहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10,800 शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच, 10 रुपए या 100 रुपए एट द रेट 100 रुपए ईच, तो आ जाएगा 10,80,000 रुपए। क्लियर है ना सर, ये आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, बस मैं क्वेश्चन में हल्का सा चेंजमेंट कर रहा हूं। यहाँ आएगा सी लिमिटेड, वही 10,80,000
पहले चेक करो, अगर 10,80,000 रुपए का टोटल इशू करना और एक बार एक शेयर 120 रुपए का है तो 10,80,000 कितने के हुए, डिवाइड बाई 120, यह जाएगा 9,000 शेयर। और ये 9,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब, 100 रुपए के हिसाब से यहाँ, और 9,000 शेयर 20 रुपए के हिसाब से यहाँ। चेक कर लेना दोनों को जोड़कर, ऊपर 9 लाख आ गया और 20 रुपए के हिसाब से 10 लाख, यहाँ आ गया 1,08,000, 9 लाख और 1,08,000 हो गया 10,80,000। सॉरी 1,80,000 यहाँ आया और 9 लाख ऊपर आया, तो 1,80,000 10,80,000। लो सर, तो यहाँ पर 9वां और 10वां इलस्ट्रेशन खत्म हुआ। कितनी जल्दी खत्म हुआ, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में कराया है, हर एक डिटेल में इसलिए कराया क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी होनी है। मेरा ज्यादा से ज्यादा पर्पज रहता है अकाउंटिंग के अंदर, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी है ना तो आपके क्वेश्चन करने में समय नहीं लगता। और आप देखिए समय इसलिए लगा क्योंकि मैंने सारा उतार दिया, पर अगर आप खुद से भी इसको आंसर उतारे हैं तो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। खत्म हो गया सर आज की क्लास का टॉपिक, और आज हमने इशू ऑफ शेयर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, अदर देन कैश भी समझ लिया और विद कैश भी समझ लिया, ये सारा समझ लिया। अब रह गया हमारा फोर फीचर और री इशू, तो नेक्स्ट क्लास में हम आ रहे हैं फोर फीचर के साथ और उसकी नेक्स्ट क्लास में री इशू के साथ। बस खत्म हो जाता है टॉपिक्स, कॉन्सेप्चुअली खत्म हो जाता है, फिर क्वेश्चन जो बुक के रह जाएंगे वो सारे करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।